और ये चैप्टर इसीलिए तगड़ा बन जाता है क्योंकि गॉड वैली का हमारे को पूरा इंसिडेंट एक तरीके से दिखाया जाएगा। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 1159 का नाम होने वाला है द आइलैंड ऑफ डेस्टिनी, यानी कि किस्मत वाला आइलैंड। और ये आइलैंड को किस्मत वाला इसीलिए बताया गया गॉड वैली को क्योंकि यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी जीतेगा उसको मिलेगी शेकी। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट को बहुत ही लकी बताया जा रहा है। पूरे के पूरे हाचिनोसो के ऊपर हड़कंप मच चुका है क्योंकि वहां पे शेकी गायब हो चुकी है और सबको लग रहा है कि भाई शेकी कहीं पे गायब नहीं हुई है, वो यहीं कहीं है। लोगों को आपस में बोला जा रहा है कि तुमने ढंग से देखा भी है, कोई है भी ऐसे, बट यहाँ पे शेकी का कोई अता पता नहीं। जिसके बाद हमारे को डेड बॉडी दिखती है डॉन मार्लोन की, जो कि भाई रॉक्स पायरेट का मेंबर है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है शेकी के गायब होने के साथ साथ डॉन मार्लोन और काफी सारे लोगों को मार भी दिया गया है। तो यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना जल्दी सारा काम कर सकता है। जिसके बाद रॉक्स होता है वहां पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट बियर्ड को भी भाई गुस्सा आ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, और हमारे को बताया जाता है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये सब कुछ हो गया। और इसीलिए हाचिनोसु वाले ये घोषणा कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि उनकी शेकी यानी कि उनका ट्रेजर यहाँ से गायब हो गया। अब हमारे को बताया जाता है कि इस काम का किसी को कोई क्लू नहीं मिल रहा कि असल में ये काम किया तो किया किसने है। जहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक्स पायरेट का एक मेंबर यानी कि ओचुको भाई वो पैसे गिन रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिल चुका है और उसने ही शेकी को किडनैप करवाया और अपने बंदों को मारा है। अब ये वाली बातें पायरेट्स को नहीं पता, बट हमारे को दिखाया जा रहा है कि वो पैसे गिन रहा है। जिसके बाद पायरेट्स हाचिनोसु के ऊपर रो रहे होते हैं। उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो लोग बोल रहे हैं कि शेकी को बचा लो। जिसके बाद हमारे को रॉजर पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पागल हो चुके हैं। रॉजर ने भाई न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते ही पूरा अखबार फाड़ दिया है। रॉजर बोल रहा है रॉक्स तू कर क्या रहा था भाई, तू पागल हो चुका है क्या, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या। और यहाँ पे रॉजर का गुस्सा हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। जिसके बाद रेलिक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी कह रहा है शेकी गायब हो गई। यहाँ पे सिर्फ शेकी के गायब होने का इतना असर पड़ा कि ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। और इस इंसिडेंट के बाद मानो लोगों ने एकदम से हंसना जैसे वो लोग भूल गए हो, वो लोग हंसते ही नहीं थे भाई उसके बाद। और हमारे को बताया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी भी पूरी की पूरी डाउन हो गई कि जो शेकी के बार की सेल हो रही थी वो गिर गई। और जिसके बाद बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा पूरे वन पीस वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ शेकी के गायब होने का। और पूरी दुनिया के अंदर जो हड़कंप मचा वो तो हम देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे सीन आता है वेस्ट ब्लू के अंदर, जहाँ पे हम लोग को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग पहुंच चुका है सीधा गॉड वैली के ऊपर। और जो उसकी वाइफ है वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। वो बोल रही है यार मेरे को बहुत अच्छा लगा तू वापस आ गया फिगारलैंड। और यहाँ पे वो गार्लिंग को यही बोल रही होती है कि उनके दो बच्चे हैं शैंक्स और शैमरॉक। शैंक्स और शैमरॉक की मदर गार्लिंग को यही बोल रही होती है कि यार देखो यार तुम्हारे फादर आ चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है। फिगारलैंड गार्लिंग का तो यहाँ पे कुछ और ही इरादा है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे उनकी माँ बता रही होती है कि ये दोनों के दोनों ट्विंस है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और नॉर्मल बात है बच्चे हैं तो यार सुंदर तो होंगे। अब शैंक्स की मदर भाई गार्लिंग को बोलती है कि यार प्लीज गार्लिंग मेरे साथ रुक जा, क्योंकि तू इनका फादर है, बच्चों को पालना जरूरी है, तो यार प्लीज यहाँ पे रुक जा। बट यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है तू बहुत गलत है और अगर मेरे को रुकना भी होगा कभी तो मैं गॉड वैली के ऊपर तो कभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है ये पूरा गॉड वैली बर्बाद करने के लिए। तू जो बोल रही है तेरे साथ रहने का, तो मैंने एक नई वाइफ ढूंढ ली है। जहाँ पे वो बताता कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है और अगर वो उसमें जीत गया तो उसको वो शेकी मिलेगी और फिर वो उसी के साथ शादी करेगा। जिसके बाद उसकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे। और जिसके बाद फिगारलैंड गार्लिंग अपनी वाइफ को एक तरीके से पूरा मार देता है। मतलब उसने ऐसी कोशिश करी कि उसकी वाइफ खत्म हो चुकी है बट वो असल में नहीं मरी। अब यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि फिगारलैंड गार्लिंग ऑर्डर दे देता है कि पूरे गॉड वैली के ऊपर तुम लोग ने जो करना है उस चीज को स्टार्ट कर दो। जिसके बाद मरीन्स गॉड वैली के अंदर एंटर कर चुकी है। यहाँ पे पूरे सिटीजन्स के अंदर भाई खलबली मच चुकी है। वो लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमारे एरिया को घेरा तो घेरा, और यहाँ पे वो सब लोग अपने बच्चों को अंदर कर रहे हैं, पता नहीं हुआ क्या है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो भी मरीन्स के बंदे एंटर कर रहे हैं उन लोग को ऑर्डर दिया गया है कि भाई इन लोग को जो भी लोग इनके सामने आए उनको बस बेहोश करना। मतलब एक बंदूक है जिसमें इंजेक्शन निकलेगा और जैसे जानवरों को बेहोश करते हैं जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए जो गॉड वैली के सिटीजन है वो एक जानवर की तरह जिनको वो बेहोश करके कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे को ये चीज भी बताई जाती है, मान लो किसी बंदे ने सहन कर लिया भाई, वो बंदा बेहोश नहीं हुआ, उसको इन लोग को कैप्चर कर लेना। अब यहाँ पे हमारे को अपने मंकी डी ड्रैगन दिखाए जाते हैं, सत्य के पुजारी, जो कि भाई अपने यहाँ के लेफ्टिनेंट से पूछ रहे हैं हम लोग इस प्रोसेस को कर तो रहे हैं बट मेरे को ये बताओ इसका फायदा क्या होने वाला है, मतलब इस जो ट्रेनिंग है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट बोलता है अगर तेरे को अपनी रैंक बढ़ानी है तो ये एक ट्रेनिंग है और तेरे को अगले 10 साल लगेंगे अपने आप को बेहतर करने में, तो जब तक ये क्वेश्चन पूछने के लिए ना अपने आप को पहले तैयार भी कर, बड़े बड़े क्वेश्चन मत पूछ। बट यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन बोलता है अबे भाई बताओ तो सही। तो यहाँ पे दो लेफ्टिनेंट आपस में पागल हो जाते हैं
वो बोलते हैं क्या है ये कमांडर नया है, ये क्यों उड़ रहा है इतना अपने आप को। और यहाँ पे दूसरा कमांडर बोल रहा होता है कि सर इसको ज्यादा डिसिप्लिन अभी पता नहीं है तो इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे एकदम से सारे लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं और वो लोग बेहोश होते जा रहे हैं। जिसके बाद वो मरीन्स वाले लोग खुद ही बोल रहे होते हैं लोगों को कि हम लोग जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करना, मतलब उसको कंट्रोल में मत लेना और तुम बेहोश हो जाओ, हम लोग तुम लोग को बख्श देंगे। यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि फटाफट से भाग जाओ वरना वो लोग को कैप्चर कर लिया जाएगा। और यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन बोल रहा होता है कि यार ये सिटीजन्स है, इन्होंने क्या करा, इनको क्यों बेकसूरों को मारना चाहते हो तुम लोग। तो यहाँ पे मरीन्स का एक ऑफिसर मंकी डी ड्रैगन को बोलता है हम लोग को तेरे ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, जो मिशन मिला उस पर फोकस कर, ज्यादा बकबक मत कर अपनी। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि मंकी डी ड्रैगन भी जाने वाला है लोगों को बेहोश करने के लिए और वो मन मन में अपने आप को तसल्ली दे रहा है भाई तू किसी को मार नहीं रहा, तू बस बेहोश करेगा, चिंता मत ले इतनी। जहाँ पे जो सिटीजन उसके आगे आते हैं वो उन लोग को खुद ही बोल रहा है तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं तुम लोग के ऊपर ये इंजेक्शन ना चलाऊं तो मेरे को कैप्चर करने दो, पर वो लोग नहीं मानते, वो लोग भागने लग जाते हैं। इसके बाद मंकी डी ड्रैगन को उनको बेहोश करना पड़ता है और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि उन लोग के ऊपर जो भी गॉड वैली के ऊपर सिटीजन्स है उनके ऊपर मरीन्स वाले हिप्नोसिस बॉम्ब भी फेंक रहे हैं जिससे वो उनके कंट्रोल में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे को मरीन्स की शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि स्लेव्स की शिप है और उन सब स्लेव्स को लेके जा रहा है गॉड वैली के ऊपर, क्योंकि तुम लोग को पता है जितने भी कैदी और वहां पे जिन लोग को भी कैदी बनाया जा रहा है उनको टूर्नामेंट के अंदर यूज किया जाएगा, इन लोगों को मारा जाएगा और अपने पॉइंट्स लिए जाएंगे। तो हमारे को यहाँ पे यही दिखाया जाता है। बट एक ऑफिसर कुछ नोटिस करता है, कुछ तो उसने फैलाया, कुछ तो किसी ने फैला दिया है और यहाँ पे हमारे को गिनी का सीन दिखाया जाता है जो कि इवानकोव के साथ है। इवानकोव बोलता है यार बहुत अच्छा लगा गिनी तेरे को ठीक देख, बट यहाँ पे गिनी ने बाहर पे खबर फैला दी है कि टूर्नामेंट का प्राइज असल में होने क्या वाला है। इसके बाद इवानकोव बहुत ही खुश है कि अब सारी खबरें दुनिया के अंदर पहुंचेगी और यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो लोग जो भी स्लेव्स वगैरह जो भी इवानकोव और गिनी के साथ कैद है वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा छोटे हो, भी ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो वरना तुम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसके बाद इवानकोव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुम्हें पता भी है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप है और तुम्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है, हम सब लोगों को मार दिया जाएगा अगर हम लोग खुद अपनी जान नहीं बचाएंगे तो ऊपर से भगवान भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि भगवान भी देखते हैं जिसको बचना है वो उसी को बचाएंगे। तो तुम लोग ये मत सोचना कि बिना कुछ करे तुम लोग को सब मिल जाए। और यहाँ पे साइड में कुमा भी बैठा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है और वो बोल रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छे स्लेव्स लग रहे हैं मेरे को। अब जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस ब्यूरो है मॉर्गन वहीं पहुंच जाता है और वो बोलता है ये खबर है भाई, क्योंकि गिनी ने यहाँ पे खबर फैला दी है गॉड वैली के अंदर जो भी टूर्नामेंट होने वाला है उसका प्राइज होने वाली है शेकी। और यहाँ पे मॉर्गन ये बात जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो को जब बताता है वो लोग शॉक्ड हो चुके हैं। बट यहाँ पे मॉर्गन बोलता है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस खबर को दुनिया में ना फैलाऊं फटाफट मेरे को पैसे दे दो और मेरा मुंह बंद करवा दो वरना मैं इस पूरी खबर को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग बोल रहे होते हैं मॉर्गन को कि तेरे को पता है तेरे को किसी भी टाइम मार दिया जाएगा तो तू क्यों हरकतें करने में लगा पड़ा है। बट यहाँ पे मॉर्गन बोलता है अच्छा, मॉर्गन यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अगर तुम में इतना ही दम है ना तो मेरे को मार के दिखा दो। और यहाँ पे मॉर्गन कह रहा है वो अब जाने वाला है पायरेट आइलैंड जहाँ पे वो पूरी खबर फैला देगा और यहाँ पे अब सीन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ढंग से फैलने वाले हैं कि क्या हो रहा है असल में। और यहाँ पे मॉर्गन अपना काम कर चुका है, उसने पूरे पायरेट आइलैंड के ऊपर ये खबर फैला दी है कि शेकी अभी भी जिंदा है। जिसके बाद पूरे के पूरे पायरेट आइलैंड के ऊपर खुशियों की लहर दौड़ चुकी है, सबके सब लोग वहां पे एक तरीके से भाई ऐसे जिंदा हो गए हैं वापस से और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश है कि शेकी कम से कम अलाइव है। वो लोग बोल रहे हैं गॉड वैली उसको किडनैप किया किसने और वो गॉड वैली पे पहुंची कैसे। जिसके बाद ओचुकू जिसने किडनैप करवाया था शेकी को वो बोल रहा होता है कि पक्के सोर्सेज की भी खबर है ये कहीं ऐसी कोई भी हवा में बोल रहा हो। तो यहाँ पे कुछ पायरेट्स बोल रहे होते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो नीचे का ब्रांच है वहां से खबर लीक हुई है, तो झूठी खबर तो ये हो ही नहीं सकती। और हमारे को ये भी बताया जा रहा है कि गॉड वैली के अंदर एक सेलेस्टियल ड्रैगन का कोई इवेंट वगैरह या गेम वगैरह होने वाली है जहाँ पे शेकी को अवार्ड के अंदर रखा गया, जो उस टूर्नामेंट को जीतेगा उसको रिवॉर्ड में मिलेगी शेकी। पर यहाँ पे लोगों को अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में शेकी को दिया तो दिया किसने, अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा और ये सारे के सारे यही जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोलता है कि भाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन का हंट है, जो भी वो इंसानों को मारते हैं, जो भी इनका गेम होता है, मेरे को लगा था ये सब झूठ वगैरह होता है, बट अब मेरे को पता लग रहा है ये तो असल में सही में कोई चीज है। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है बिग मॉम का सीन जो कि कायडो को समझा रही है। वहां पे कुछ डेविल फ्रूट यूजर्स भी होते हैं, कायडो को डेविल फ्रूट अगर चाहिए और ज्यादा पावरफुल होने के लिए तो वो तेरे को वहां से मिल सकता है। तो यहाँ पे कायडो बिग मॉम से पूछ रहा होता है यार मैं खा तो लूं ये डेविल फ्रूट, बट ये डेविल फ्रूट की पावर जो होती है होती क्या है, ये मतलब वो फ्रूट करेगा क्या। कायडो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो एक डेविल फ्रूट को पक्का अपने कंट्रोल में ले लेगा ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके, बट अभी उसको ये श्योर नहीं है कि वो खुद भी खाना चाहता है कि नहीं। जिसके बाद रॉक्स को एक बंदा बोल रहा
होता है यार ये एक ट्रैप हो, बट रॉक्स बोलता है ऐसा कोई ट्रैप नहीं है, अब हम लोग सारे के सारे जाने वाले हैं गॉड वैली। रॉक्स यहाँ पे घोषणा कर देता है जिसके अंदर दम नहीं है या जिसको डर लग रहा है वो सारे के सारे यहीं पे रुक जाओ, और मैं तो जा रहा हूँ गॉड वैली, जिसको चलना है वो चलो क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। यहाँ पे सीन आता है रॉजर पायरेट्स की तरफ, जहाँ पे रॉजर खुद गबान से पूछ रहा है ये गॉड वैली कहाँ पड़ेगा भाई, जल्दी बता मेरे को, क्योंकि खबर अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। और यहाँ पे गबान बोलता है वैसे तो बहुत दूर है पर तू चिंता मत कर क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ तो मैं तुम्हारे को टाइम पे पहुंचा दूंगा। जिसके बाद रॉजर क्रू से पूछ रहा होता है तुम लोग को चलना है ना। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं रेलिक को जो कि बोल रहा है हाँ भाई क्या बात कर रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा होता है अच्छा तो रॉक्स ने अपना मूव चल दिया और वो स्टार्ट हो चुका है निकलना वहां के लिए, तो एक काम कर गबान, हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को उससे पहले पहुंचना कुछ भी करके। जिसके बाद हमारे को गार्प का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है रॉजर भी वहां पे आ रहा है, ये बात तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि इस एक इंसिडेंट की वजह से जो इस पूरे समुद्र के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर थे रॉक्स, रॉजर और भाई गार्प जैसे, वो सब के सब अब एक्टिवेट हो चुके हैं और वो सब मिलने वाले अब गॉड वैली। यहाँ पे रॉक्स आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके आगे एक बहुत ही बड़ी सी शिप आ चुकी है, जहाँ पे रॉक्स बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी बड़ी है डुबा दो। बट यहाँ पे रॉक्स को अंदर से एक आवाज आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये शिप तो हराल्ड के कंट्रोल में है। हराल्ड बोलता है मेरे को वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्डर है रॉक्स, जो भी शिप यहाँ से निकलेगी मेरे को या तो उसको डुबा देना या उसको यहाँ पे जाने नहीं देना। तो यहाँ पे हराल्ड बोल रहा होता है रॉक्स को कि भाई देख तेरी शिप बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं चाहूँ तो तेरे को यूं ही डुबा दूंगा क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे खतरनाक शिपों में से एक है, तो सोच ले भाई तेरे को करना क्या है। तो यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है अच्छा तो तेरा ये प्लान है, तू वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करेगा यहाँ पे ताकि वो लोग तेरे को अपने अंडर ले ले, इसीलिए तू बिल्कुल पागल हो चुका है। तो यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है तू जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तू हमारी शिप को 2 मिनट में डुबा देगा, ऐसा सोच भी मत लियो क्योंकि इतना भी आसान नहीं है हमारे को डुबाना किंग। यहाँ पे रॉक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर से, तो पर वो बोल रहा होता है तू वर्ल्ड गवर्नमेंट का है ना, तो ऐसा कर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते हैं उनको देखने दे, हम दोनों ऐसे लड़ते हैं जब तक हम दोनों मर नहीं जाते और पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है यार। यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को साफ साफ बोल देता है कि तू सिर्फ पागल हो चुका है अपने एल्बाफ को बदलने के चक्कर में, तू सब कुछ भूल चुका है, तेरा दिमाग किसी ने कम्प्लीटली इरेज कर दिया है जो कि अब कभी साफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रॉक्स बोलता है ऐसा करते हैं चल हम दोनों कुछ बात करते हैं, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे रॉक्स बोलता है हराल्ड को कि मेरे को पता है तेरे मन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है कुछ ऐसी चीज है जो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ और वो मैंने आज तक अपने क्रू को भी कभी नहीं बताई है और ना मैं बताऊंगा कभी उनको। जिसके बाद भाई जो एल्बाफ के लोग होते हैं वो हराल्ड को बोल रहे होते हैं कि ऐसा क्या काम है आपका मेरे किंग इससे। यहाँ पे हराल्ड कुछ नहीं सुनता और वो दोनों के दोनों बैठ के दारू पीने वाले हैं सेटअप पे, और यहाँ पे इन लोग की बातें होने वाली है। यहाँ पे रॉक्स सही में रिवील करता है कि उसका नाम है डेविड ई एक्जीबैक, और इस चीज को सुन के हराल्ड बोलता है अबे तेरा नाम तो रॉक्स था ना, एक सेकंड। बट यहाँ पे रॉक्स यानी कि डेविड ई एक्जीबैक हमारे को बताता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मेरे नाम को मिटाने की कोशिश करी क्योंकि जो मेरे एंसेस्टर थे यानी कि मेरे पूर्वज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, और मेरे पूर्वज और कोई नहीं लेजेंडरी डेविड ई जॉन्स है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी के सामने उनका नाम भी आए, तो इसीलिए हम लोग डार्कनेस के अंदर रहते हैं, बाकी हमारा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है वहां रहने का। अब यहाँ पे हम सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई रॉक्स ने डेवी क्लैन का अपना नाम क्यों लिया, मतलब कोई मतलब नहीं था इस चीज को बताने का, स्टिल वो क्यों बता रहा है, तो उसका रीजन हमारे को बताया जाता है। रॉक्स हराल्ड को बताता है कि 2 साल पहले मेरा लड़का पैदा हुआ था, मेरे को नहीं पता ये गुड लक है या बैड लक, बट वो जो भी है मैंने अपनी वाइफ को और अपने लड़के को भेज दिया था गॉड वैली के ऊपर जो कि मेरा होमलैंड है, ताकि वो लोग वहां पे सुरक्षित रह सके क्योंकि वहां पे मेरा डेवी क्लैन भी रहता है, तो मैंने उनके अंडर में छोड़ दिया था उनको, और मेरे को लगा अब सब कुछ ठीक रहेगा, उनको तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे डेवी क्लैन रहता है। बट यहाँ पे हराल्ड यही सोच रहा होता है कि भाई एकदम से तू मेरे को अपनी वीकनेस क्यों बता रहा है कि तेरी फैमिली वहां पे रहती है ये वो। यहाँ पे एक्जीबैक बोलता है भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के वहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ बहुत ही तगड़ा करने वाले हैं जिससे वो पूरा का पूरा गॉड वैली तबाह होने वाला है, और ये शायद से उनकी मिस कैलकुलेशन है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां पे आऊं, पर अब मैं वहां पे जाने वाला हूं। यहाँ पे रॉक्स को समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसको अंदर से कुछ फील आ रहा है ये नॉर्मल सा इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। शायद से रॉक्स को ऐसा लग रहा है कि वहां पे जाके वो खुद मरने वाला है, और वो बोल रहा है शायद से किस्मत उसको खुद वहां पे बुला रही है मरने के लिए। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है जो भी मेरे को मारना चाहते हैं उन लोग से बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन हो चुकी है, क्योंकि अगर मेरी वाइफ और मेरा लड़का बच गया तो मेरे लिए सिर्फ उतना भी बहुत रहेगा, अगर मैं मर भी गया तो वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को बोल रहा होता है भाई देख लक मेरी साइड में नहीं है, ऐसा कर तू मेरी साइड में आ जा ताकि लक मेरी साइड में आ जाए। बट यहाँ पे भाई हराल्ड तुम्हें पता है वो फिर दोबारा रिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद अब इन दोनों की वॉर छिड़ जाती है। और यहाँ पे हराल्ड अपनी दोस्ती के लिए, क्योंकि उसको पता है रॉक्स अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचाने के लिए जा रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलता और हार जाता है। जिसके बाद हमारे को बताया जाता है हर
3 साल बाद जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो एक काम करते हैं, कोई बहुत ही तगड़ा सा रिच रिसोर्स वाला, मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और क्योंकि वहाँ का जो भी सामान है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को चाहिए होता है, वो वहाँ पे करवाते हैं एक बहुत ही तगड़ा गेम जिसके अंदर वो लोगों को मारते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल में ले लेते हैं उस आइलैंड को अपने, और सारा सामान निकाल के वहां से निकल जाते हैं। और गॉड वैली के लोगों को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ होने क्या वाला है। अब हमारे को सीधा लेके जाया जा चुका है गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शैकी को रेडी कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे जीतेगा कंपटीशन के अंदर उसको डेविल फ्रूट्स तो मिलेंगे ही, साथ के साथ उसको सबसे ग्रैंड प्राइज में जो भी जीतेगा यहाँ पे मिलने वाली है शैकी। जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं साइड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स पागल हो रहे होते हैं शैकी को पाने के लिए। यहाँ पे जो भी लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको बताया जाता है कि ये सबसे सुंदर एक आइलैंड है वहाँ पे वुमेन्स का, वहाँ की ये एम्प्रेस है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको ये मिलने वाली है। और यहाँ पे बताया जाता है कि उसका नाम है शैकी, और ये चीज तुम लोग के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम लोग को इसको अपनी वाइफ बनाना है या इसको अपनी स्लेव बनाना है, मतलब की नौकरानी। अब यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बिल्कुल बिल्कुल पागल होते जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं भाई ये तो खजाना है, हम लोग को चाहिए, और वो सब के सब वुमेन के पीछे पागल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे को पूरे वन पीस के इस चैप्टर के अंदर यही दिखाया गया, चाहे वो रॉजर हो, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे वो फिगारलैंड गार्लिंग हो, या कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का बड़ा से बड़े बंदा, सब के सब एक लेडीज के पीछे पागल है। और हमारे को यही दिखाया जा रहा है वन पीस के अंदर। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब फिगारलैंड गार्लिंग ने बोला था मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे ईमू को मजा आएगा, ईमू को इससे मजा आएगा, जो भी ये टूर्नामेंट होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ईमू किस टाइप का इंसान है या जो भी। बट खैर यहाँ पे लोग सोमर्स को बोल रहे होते हैं कि तू इसको अपनी फैमिली में लिया यार। यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है अबे नहीं नहीं मैं इसको अपनी स्लेव बनाऊंगा। इसके बाद फिगारलैंड गार्लिंग सोमर्स को बोल रहा होता है इतने बड़े बड़े सपने मत देख क्योंकि मैं इसको अपनी वाइफ बनाने वाला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गनको को भी कोई बोल रहा है कि अगर हम लोग ने पार्टिसिपेट किया गनको तो हम लोग भी क्लैन वॉर्स तो जीत ही जाएंगे। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है मंकी डी ड्रैगन को कोई बोल रहा है, यानी कि ये शैंक्स की मदर है, वो बोल रही है कि भाई मंकी डी ड्रैगन मेरे बच्चों को बचा ले फिगारलैंड गार्लिंग के हाथ से, वरना वो बहुत ही गलत चले जाएंगे। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है भाई सीन आता है ब्लैक बियर्ड के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो बेचारा रो रहा होता है। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड को कोई आगे बोलता है कि बेटा सुन तेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। यहाँ पे हमारे को यही बताया जाता है कि सारे वर्ल्ड नोबल जो जानते हैं बकानियर लास्ट टाइम भागने वाले हैं, और हम लोग को जैसा सैटर्न ने बताया भी था कूमा है भाई लास्ट सर्वाइवर, तो यहाँ पे कूमा भी दौड़ने वाला है, तो इसलिए जो बकानियर को हंट करेगा आपको पता है पॉइंट गेम है। बट उससे पहले अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना क्योंकि काम होने वाला है द गॉड वैली इंसिडेंट। और क्योंकि हमारे को गॉड वैली पूरा दिखा दिया गया, गॉड वैली के ऊपर क्या क्या हुआ और भाई किसकी कैसे बैटल हुई, तो इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है द गॉड वैली इंसिडेंट। साथ यहाँ पे भाई जो हंट है जो लोगों के साथ गॉड वैली के ऊपर होने वाला है उस चीज को शुरू कर दिया जा चुका है। जो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन है वो लोगों को मारने के लिए पागल हो चुके हैं, और वो लोग के सामने सबसे पहले दिखाया गया भाई डेवी क्लैन के मेंबर्स को। और यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन उनको एक तो बांध रखा है और उनको यही बोल रहे हैं कि तुम लोग सबसे ज्यादा नफरत करे जाने वाले लोग हो, मतलब तुम लोग को इतना नफरत किया गया कि आज तक डेवी क्लैन के किसी मेंबर को कभी प्यार ही नहीं किया गया। और यहाँ पे इन लोग की लीनिएज को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला जाता है, यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि शायद से ये लोग ही बकानियर्स हैं, मतलब एक तो बकानियर्स को सबसे ज्यादा हेट करा जाता है। और यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है कि शायद से डेविड क्लैन वाले भी बकानियर्स हैं, शायद से यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिसके बाद ये सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बस इस चीज पे पागल है, सबसे पहले डेवी क्लैन के मेंबर्स को मारेंगे। और यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले घोषणा करते हैं क्योंकि जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो अभी से कुछ ना कुछ वहां पे फेंकना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको मना कर रही है कि भाई पैनलाइज्ड हो जाओगे तुम लोग, इसलिए अभी से मत फेंको। और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन इतने पागल हो चुके हैं कि वो लोग बोल रहे हैं जिस दिन ये लोग दुनिया से खत्म होंगे उस दिन हिस्ट्री बन जाएगी। यहाँ पे उन लोग के ऊपर चाकू उड़ाए जा रहे होते हैं, जिसके बाद सबको मना किया जा रहा है कि कोई वेपन नहीं लगना चाहिए उनको, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मर गया तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा टूर्नामेंट में। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेवी क्लैन के मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग को पहली बार देखने को मिलती है ब्लैक बियर्ड की मदर, और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड की मदर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। यहाँ पे उसके साथ ब्लैक बियर्ड भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा है, और वो रो रहा है काफी ज्यादा क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसको इतनी नफरत की आवाज दिखाई दे रही है, भाई वो बच्चा रो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमारे को सेलेस्टियल ड्रैगन को दिखाया गया तो वो ऐसे दिखाए गए हैं भाई वो लोग बस टीच को मारने के लिए पागल हो रखे हैं, उसको भूत बना देंगे वो लोग। यहाँ पे सैटर्न फिगारलैंड गार्लिंग की तारीफ कर रहा होता है कि तूने क्या मस्त जगह ढूंढी है यार, डेवी क्लैन के मेंबर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोल रहा होता है
ये शायद से मेरी किस्मत ही है। यहाँ पे जो भी कंपटीशन होने वाला है उसके लिए यहाँ पे चीजें अनाउंस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा सीन आता है सीधा शैंक्स की मदर की तरफ, जहाँ पे ड्रैगन है उनके पास और शैंक्स की मदर बोल रही है कि उनके पास ज्यादा टाइम तो अब नहीं बचा है। तो शैंक्स की मदर जाती है कि ये बच्चे कोई अच्छा बंदा पाले, तो इसीलिए वो ड्रैगन को बोल रही है कि बस तूने इतना करना है, जो लोग भी उनके लिए जरूरतमंद हो, मतलब जिनको भी बच्चों की जरूरत हो और जो लोग मेरे बच्चों को ढंग से पाल पाए, बस उनके पास उनके बच्चों को छोड़ दो, बस ड्रैगन का इतना काम है। जहाँ पे वो बोल रही है ड्रैगन को कि कुछ भी हो जाए बस फिगारलैंड गार्लिंग के हाथ में से उन बच्चों को निकलवा ले यार। अब यहाँ पे हमारे को ये दिखाया जाता है कि शैंक्स की माँ तो अब नहीं रही, ड्रैगन यहाँ पे शैंक्स की मदर को बोलता है, मैं मानता हूँ तेरे बच्चे मेरे लिए चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, बट अगर मैं उनको भी नहीं बचा पाया तो मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है भाई मिलिट्री के अंदर। तो इसलिए वो जा चुका है अपनी बंदूक उठा के और वो बोल रहा है मैं बच्चों को बचा के रहूंगा। जहाँ पे ये लोग जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो लोग ने भाई जो भी वहाँ के नॉर्मल सिटीजन है उनको वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया, जिनको भी उन लोग ने कैदी बना रखा था, क्योंकि इन लोग को मारने वाले अब ये लोग। तो भाई ये लोग चाहते हैं कि सारे लोग फैल जाए वहां पे, और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 150 जो लोग हैं इनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मतलब अगर तुम किसी एक इंसान को भी मारोगे इनमें से 150 लोगों में तुम लोग को एक बंदे को मारने पे 10,000 पॉइंट मिलेंगे, जो कि इनकी गेम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये लोग जो भी स्पेशल प्रजाति वाले लोग मतलब जैसे बकानियर्स वगैरह है जिनसे सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करने वाले हैं, उनको मारो और भाई पॉइंट ही पॉइंट। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं चूहो भागो, और हमारे को ऐसी दौड़ देना तो बहुत दूर तक भागना ताकि हम लोग तुम्हारे को ढंग से मार सके। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं भाई ये लोग पागल है, इनको मजाक लग रहा है, हम लोग की जान के साथ खेल रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या। और हमारे को एक ही पेज के अंदर दो मेंटेलिटी दिखाई गई है, जहाँ पे एक ड्रैगन है जो कि खुद मिलिट्री का मेंबर है इनकी, और वो स्टिल भाई किसी की मदद कर रहा है वहां पे। और दूसरी तरफ ये सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि लोगों को बस मारने में तुले पड़े, इनके लिए सब खिलौना बन चुके हैं। यहाँ पे जो भी लोग भाग रहे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है 3 हफ्ते तक हम लोग को भागना है, अपने आप को बचाना है, और अगर हम लोग बच गए इन लोग से तो हम लोग सही में बच जाएंगे। जहाँ पे सब के सब घबराए पड़े हैं कि भाई 3 हफ्ते तक जिंदा कैसे रहेंगे और छुपेंगे कहाँ पे, तो इनको कोई जगह ढूंढनी है छुपने के लिए। जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपना हंट स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे गॉड वैली इंसिडेंट शुरू हो चुका है, और यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन निकल चुके हैं, वो लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ पे एक फैमिली कहीं पे छुपी हुई होती है और एक बंदा अपने बच्चे को यही बोल रहा होता है कि भाई रोइयो मत, वो रो पड़ता है और सेलेस्टियल ड्रैगन को आवाज आ जाती है, जहाँ पे पेरेंट्स जो बच्चे के हैं वो लोग रो के गिड़गिड़ा रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के आगे, प्लीज यार इस बच्चे को छोड़ दे, हमें मार दे। बट यहाँ पे वो सेलेस्टियल ड्रैगन किसी की नहीं सुनता, वो गोली चला के उन सबको मार देता है। और हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जबकि मासूमों को यहाँ पे मारा ही जा रहा है। एक बंदा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मेरे को बचा लो, जहाँ पे उसकी वाइफ भी चिल्ला रही होती है कि उसके हस्बैंड को प्लीज मत मारो। बट यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन तुम्हें पता है किसी की सुनने वाले नहीं है, वो लोग सही में उस बंदे को मार देते हैं। जहाँ पे सीन आता भाई सीधा मैरी जुआ की तरफ, जहाँ पे न्यूज सुनाई जा रही है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिगारलैंड गार्लिंग इस टाइम पे नंबर 1 पे है, उसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है वहां पे। और भाई 2 फैमिलीज इनकी और है जो कि टॉप में चल रही है। यहाँ पे इन लोग का यही डिस्कशन चल रहा है कि कौन किसको ज्यादा मार दे रहा है। और सीन आता है फिगारलैंड गार्लिंग की तरफ, जो कि भाई अपनी तलवार से लोगों को काटे जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन चिल्ला रहा है कौन रो रहा है, बस उसको गेम में जीतना है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन की लेडीज हैं वो फिगारलैंड गार्लिंग के लिए पागल हो चुकी हैं। यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन आपस में शर्त लगा रहे हैं कौन जीतेगा भाई। यहाँ पे हाउस शेपर्ड जो है उसके ऊपर बोली लगाई जा रही है, और सोलो के अंदर गन को जीतने वाली है ऐसी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे बस सब फालतू की चीजें चल रही हैं कि कौन ज्यादा लोगों को मारेगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सीन आता है गनको की तरफ, जो कि अपने एरोस को सीधा लोगों के आर पार कर दे रही है, तो वो एक साथ बहुत ही सारे लोगों को मार दे रही है। और यहाँ पे हमारे को यही बताया जा रहा है कि फैमिलीज बोनस पॉइंट मार रही हैं, मतलब एक के बाद एक इंसान को मार के बोनस मिले जा रहा है, जिससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं ये लोग। और हम लोग गनको को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही गलत खेल रही है लोगों के साथ। यहाँ पे लोगों के बीच में बातें होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग सबसे आगे है, और सब के सब लोग यही बोल रहे हैं कि फिगारलैंड गार्लिंग की वाइफ शैकी उन पे सूट करती है। खैर अभी फिलहाल लोग बोल रहे हैं अभी कुछ बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है सेंट सोमर्स को एक बच्चा दिख चुका है जो कि पेड़ के ऊपर है, बहुत ही छोटा बच्चा। और यहाँ पे भाई सोमर्स उसके पीछे पड़ चुका है, बोल रहा है तेरे को तो मैं मार के रहूंगा। और यहाँ पे उसने अपने वही थॉर्न्स का पूरा जाल बिछा दिया, जहाँ पे वो बोल रहा है एक बार बच्चा नीचे उतरे तो वो उसको खत्म कर देगा। क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है कि सोमर्स उस बच्चे को जैसे वो नीचे कूदने वाला होता है उसको लात मार के हवा में उड़ाता है। यहाँ पे उस बच्चे का बाप तक देख रहा है कि भाई सोमर्स
कॉमर्स क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, और वो बोल रहा है मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा। वो बचाएगा कैसे, उसकी भी जान जाने वाली है। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ड्रैगन को, जो कि आगे निकल के आता है और वो देखता है भाई लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। वो सोच रहा था कि भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारेगा, कम से कम अपने लोगों को बचा लेगा। यहाँ पे वो जैसे ही आता है उसको लाशें दिखती हैं, जिसके बाद उसका रोना निकल गया आंखों से। यहाँ पे हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि ड्रैगन एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चीजों को सोचता है, बहुत ही ज्यादा सच्चा है, जो कि गलत जगह पे जा चुका है। और जो उसने रेवोल्यूशनरी अपनी आर्मी खोली है, खोलने का यही मतलब था। वो इतना पत्थर दिल इसीलिए बन गया क्योंकि उसने ऐसी चीजें देखी है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ड्रैगन की टीम के जो भी बंदे हैं वो सारे के सारे मिलिट्री वाले अपनी शिप पे पहुंच चुके हैं, सिवाय ड्रैगन के, जहाँ पे जो उनका लीडर है वो ड्रैगन को ढूंढ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ड्रैगन कहाँ पे गायब हो चुका है। यहाँ तक कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ करने चला गया क्या ये आइलैंड के ऊपर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ड्रैगन कहाँ गायब है। और हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन कूमा के पीछे पहुंच चुका है, जहाँ पे इवानकोव नाच रहा है। और यहाँ पे वो सेलेस्टियल ड्रैगन यही सोच रहा है कूमा को मारते ही 10,000 पॉइंट मिलेंगे, मैं बहुत ही आगे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे इवानकोव बोल रहा होता है वो जो गेम है उसके अंदर हम उनकी कभी नहीं जीत सकते कि हम लोग 3 हफ्ते तक सरवाइव कर जाएं। हम लोग यही कर सकते हैं कि सारे के सारे मिलके ढूंढो कोई ऐसी जगह जहां से हम लोग गायब हो सके। अब यहाँ पे क्योंकि इवानकोव बोल रहा होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे गॉड वैली से एस्केप करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रैगन सोच रहा होता है कि इन लोग को अभी भी लगता है कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यार फिलहाल जिसके बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन अपना पूरा ताना लगा देता है कूमा के ऊपर, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो कूमा को खत्म कर देगा। बट यहाँ पे इतने में ही ड्रैगन पीछे से अपनी बुलेट फायर कर देता है और उसके बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन को बेहोश करके कूमा को बचा लेता है। जहाँ पे सीन दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की तरफ आता है, जो कि भाई लोगों को मारे जा रहे हैं। एकदम से पता नहीं उनके ऊपर कहीं से अटैक होता है, और जैसे ही वो इस चीज को नोटिस करते हैं यहाँ पे रॉक्स पायरेट आ चुके हैं, जो कि गॉड वैली के ऊपर आ चुके हैं, और सेलेस्टियल ड्रैगन डर चुके हैं कि ये भाई पायरेट्स कहाँ से आ गए, अब हम लोग इनसे भिड़ेंगे कि अपना कॉम्पिटिशन लड़ेंगे। तो यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे को रॉक्स पायरेट का बहुत ही धांसू सा पेज दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे के पूरे रॉक्स पायरेट्स का जो और है वो हम लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे रॉक्स अपने पायरेट्स को समझा रहा है देखो यहाँ पे लड़के कोई फायदा नहीं है, इस आइलैंड के ऊपर बहुत ही सारे डेविल फ्रूट्स हैं और साथ के साथ खजाना, यानी कि अपना मेन खजाना शेकी को भी लेना है हमने यहाँ से, इसलिए आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को बचाओ, माल लूटो, बाद में जाके डिवाइड कर लेंगे हम लोगों ने क्या करना है, बट यहाँ पे आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे के सारे समझ चुके हैं, और यहाँ पे इन लोग के बीच में यही बात हो रही है कि भाई शेकी को कैसे डिवाइड करेंगे, उसको थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपस में ये लोग समझ चुके हैं जो भी बंदा शेकी को बचाएगा शेकी उसके लिए गिर जाएगी प्यार में, और यहीं पे शेकी का सिलेक्शन हो जाएगा कि उसको किसके साथ जाना है। इतना मत सोचो, फटाफट जाओ आइलैंड के ऊपर और जाके शेकी को बचाओ, साथ में ट्रेजर लूटो, साथ के साथ डेविल फ्रूट भी। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है वैसे तो मैं यहाँ पे अपनी दोस्त को बचाने आया हूँ, बट अगर वो मेरे लिए प्यार में गिर भी जाएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे सबके सब अपना ही सोच रहे हैं, जहाँ पे कार्डो बोलता है बिग मॉम को कि यार तू पक्का मेरे लिए बस एक डेविल फ्रूट को बचा लियो, और ग्लोरियोसा यहाँ पे सोच रही है कि अगर उसने शेकी को बचा लिया तो रॉजर उसका दीवाना हो जाएगा। मतलब सारे के सारे यहाँ पे बस अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे रॉक्स पायरेट एक साथ मिलके काम करने वाले हैं, और यहाँ पे रॉक्स पायरेट सीधा मरीन्स के ऊपर हमला बोल देते हैं। मरीन्स वालों को समझ में नहीं आ रहा एकदम से क्या हुआ, वो लोग सोचते हैं हम यहाँ से निकले, बट इतने में ही रॉक्स चिल्लाता हुआ बोलता है अबे घटिया मरीन्स वालों, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, रुको तुम। और यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स अपनी शिप को, जो भी मरीन्स की शिप वहां पे छोटी मोटी खड़ी होती है किनारों पे, सबको उड़ा देते हैं और सबको कुचल देते हैं। यहाँ पे एकदम से पायरेट्स को देख के सेलेस्टियल ड्रैगन बिल्कुल पागल हो चुके हैं। एक सेलेस्टियल ड्रैगन पागलों की तरह भागता हुआ आता है, और वो यूं बोलता है कि पायरेट्स आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं, और अगर हम लोग को कुछ भी हुआ, मरीन्स वालों तुम लोग कर क्या रहे हो, नेवी वालों सो रहे हो क्या, अगर हम लोग को कुछ हुआ तो हम तुम सबको निकाल देंगे काम से। और यहाँ पे ड्रैगन को शैंक्स और शैमरॉक दोनों दिख चुके हैं, जिसके बाद जो वेस्ट वाला कोस्ट है उसके ऊपर भी अलर्ट आ चुका है, और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई रॉजर पायरेट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे ड्रैगन उन दोनों बच्चों को लेके यहाँ से भाग रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि शैंक्स और शैमरॉक दोनों के दोनों में से कोई भी नहीं रो रहा। अब क्योंकि ये रोएंगे नहीं तो भाई इससे ड्रैगन को ही हेल्प होगी, कोई ड्रैगन को पकड़ नहीं पाएगा जल्दी से। बट यहाँ पे पूरे नेवी वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं एक भी सेलेस्टियल ड्रैगन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना नेवी वालों को बहुत ही ज्यादा वरना नेवी वालों को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नेवी वाले बंदे यहाँ पे यही सोच रहे होते हैं कि रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट, क्या यहीं पे दुनिया खत्म होने वाली है क्या? पहले रॉक्स पायरेट आ रहा है, फिर रॉजर पायरेट आ रहा है, और यहाँ पे धमाके चालू हो चुके हैं, जिसके बाद मरीन्स वाले घबरा चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे एक और बहुत ही धांसू सा पैनल, जहाँ पे हम तीनों रॉजर, भाई गवान और रेलिक
तीनों के तीनों को एक साथ देख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पूरे के पूरे रॉजर पायरेट्स है। और यहाँ पे भाई रॉजर चिल्लाता हुआ आ रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ शैकी को बचाने के लिए। किसी का कोई चांस नहीं है तुम लोग का कि तुम लोग को शैकी भाव भी दे, तुम फटाफट ट्रेजर चुराओ, मैं जा रहा हूँ शैकी को चुराने। खैर यहाँ पे फिगार एंड गार्लिंग को ऐसा लगता है भाई गेम तो यहाँ पे ओवर हो चुका है और सेलेस्टियल ड्रैगन उसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहा है खड़े खड़े, कुछ करना भाई। यहाँ पे एक और बहुत ही तगड़ा धांसू पैनल जहाँ पे हम लोग विलेंस का ऑरा देख सकते हैं, यानी कि गॉड नाइट्स वाले। और हमारे को यहाँ पे सारे गॉड नाइट्स रिवील करके दिखा दिए गए हैं, जहाँ पे हमारे को नाम अभी एक एक का नहीं बताया गया। यहाँ पे देखने में इन लोग का ऑरा भी बहुत ही तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे ये लोग यही देख रहे हैं कि भाई पायरेट्स तो हर कोने से आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए उनको रोकना बेकार है। फायर करो उनके ऊपर फटाफट। सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि गॉड नाइट्स भी एक्शन में आ चुके हैं। और यहाँ पे सीन आता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, जो कि बहुत ही सारे मरीन्स वाले बंदों को गिराया जा रहा है मार मार के। और यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पायरेट्स का यहाँ पे आने का मतलब क्या है। जहाँ पे गार बोलता है वो भी नहीं रुकने वाला, वो बहुत ही तगड़ा मीटियोर फिस्ट का यूज करता है और बहुत ही सारे पायरेट्स को गिरा देता है। जिसके बाद पायरेट्स का ध्यान एकदम से रॉक्स और रॉजर का कहीं पे जाता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे गार्प आ चुका है। जहाँ पे भाई मरीन्स वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे गार्प को देखकर पागल हो चुके हैं। और यहाँ पे गार्प बोल रहा है अच्छा तो मैंने देख लिया तेरे को रॉजर, तू यहीं पे है तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मरीन्स वाले रोना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि गार्प यहाँ पे आ चुका है। फाइनली वो लोग अब बचने वाले हैं। जिसके बाद एंड नोट हमारे को ये दिया गया है कि लेजेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे हमारे को स्टार्टिंग नोट दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई गॉड वैली के ऊपर सारे लेजेंड्स आ चुके हैं और गॉड वैली ऑलरेडी एक ऐसा मैदान बन चुका है जहाँ पे बहुत ही तगड़ी बैटलफील्ड हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि गॉड वैली एक ऐसी तगड़ी बैटलफील्ड बन चुका है जहाँ पे भाई कईयों की नींदें उड़ जाएंगी। यहाँ पे ऐसी फाइट चल रही है। तो यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं उनके बीच में जो फाइट है बहुत ही तगड़ी वो स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे क्योंकि फाइट स्टार्ट हो चुकी है, पायरेट्स आ चुके हैं भाई गॉड वैली के ऊपर, तो इसलिए जो मरीन्स वाले बंदे वो फटाफट से हाईएस्ट अथॉरिटी के बंदे हैं जो इनके यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन, उनको बोल रहे हैं भाई तुम लोग को बचाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, प्लीज भाई चले जाओ यहाँ से। बट सेलेस्टियल ड्रैगन जिनको वो बचा रहे हैं उन्हीं से लड़ रहे हैं मरीन के सोल्जर से, और उनको बोल रहे हैं जो गॉड वैली के ऊपर प्राइस रखा गया है वो हमको चाहिए। तो भाई मरीन्स वाले मन मन में यही सोच रहे होते हैं कि अगर ये मर गए बुड्ढे सारे के सारे तो भाई क्या होगा, हम पे नाम डाल दिया जाएगा। मरीन्स वाले बहुत ही प्यार से समझा रहे होते हैं, बट भाई सेलेस्टियल ड्रैगन तो उनसे ही लड़ने में लगे पड़े हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिसके बाद सीन आगे जाता है, हमारे को दिखाया जाता है जो भाई वहां पे गॉड वैली के सिटीजन्स हैं वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई क्योंकि अब इन लोग का ध्यान भटक चुका है, हम लोग के लिए यही मौका है, हम फटाफट से यहाँ से गोली हो जाए ताकि हमारी जान बच सके भाई कम से कम। यहाँ पे हम लोग को एक साथ रॉजर, रॉक्स और गार्प का पैनल दिखाया जाता है। यहाँ पे रॉजर तो यही प्रे कर रहा है कि भाई शैकी सेफ हो बस, और दूसरे नंबर पे रॉक्स जो कि अपनी वाइफ एरिस और टीच को ढूंढ रहा है, बट वो उसको मिल नहीं रहे हैं कहीं पे। साथ के साथ यहाँ पे हमारे को गार्प का सीन दिखाया जाता है जो यही बोल रहा होता है कि रॉजर ये बता तू है कहाँ पे, मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ, फटाफट मिल भाई मेरे को। यहाँ पे सीन आता है ड्रैगन की तरफ जो कि दोनों बच्चों को लेके साथ के साथ भाग रहा है वहां पे, और वो उन बच्चों को यही बोल रहा है यार थोड़ा सा और सहलो, बस एक बार मरीन्स की शिप मिल जाए तुम लोग को फटाफट निकलवा दूंगा यहाँ से। बट यहाँ पे ड्रैगन शिप की तरफ जाए कैसे, क्योंकि भाई हर तरफ तो भाई पायरेट्स ही पायरेट्स है, और क्योंकि ड्रैगन मरीन्स की ड्रेस में है तो पायरेट्स भाई अटैक कर सकते हैं, तो इसीलिए वो सोच रहा है कोई साफ सा रास्ता। बट इतने में ही उसको एक गॉड नाइट की जो लेडी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है दिखने में, वो ढूंढ लेती है और वो सोचती है ये बच्चों को लेके कहाँ जा रहा है मरीन्स वाला। तो वो इतने में ही बहुत ही तगड़ा एक लेजर बीम टाइप का अटैक करती है अपने मुंह से। जिसके बाद ऐसा लगता है कि ड्रैगन तो यहाँ पे खत्म होने वाला है। शैमरॉक जो कि ड्रैगन के हाथ को चबाया जा रहा था भाई वो ड्रैगन के हाथ से निकल जाता है, बट शैंक्स तो उसके बाहों में ही रहता है। खैर वो जो गॉड नाइट की लेडी होती है उसको शैमरॉक दिखता है, बट शैंक्स क्योंकि ड्रैगन के पास था तो वो नहीं दिख पाता। जिसके बाद वो लेडी जो है वो भाई शैमरॉक को तो पकड़ लेती है। यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन उस गॉड नाइट की लेडी को बोल रहा होता है यार तूने मेरे को बचा लिया, अगर ये बच्चा नहीं मिलता ना भाई तो फिगारलैंड गार्लिंग मेरे को ही मार देता। और यहाँ पे मैफी यानी कि हमारे को जो वो लेडी दिखाई गई है गॉड नाइट की उसका नाम है सेंट मैफी, और वो बोल रही है अच्छा तो फिगारलैंड गार्लिंग का लड़का भी है। इन लोग को यहाँ पे लग रहा है कि भाई ड्रैगन एक ही बच्चे को लेके भाग रहा था, इसीलिए ये लोग दूसरे को ढूंढ ही नहीं रहे जो कि है शैंक्स। और भाई यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ड्रैगन को बस वो लेडी जो है मैफी वो खत्म करने वाली है। ड्रैगन उस मैफी को रोकने की काफी कोशिश करता है, वो बोलता है यार मेरे को प्लीज इन बच्चों को बचाने दे, मेरे को इन जेनोसाइड से इन बच्चों को बचाना है। बट यहाँ पे वो मैफी बोलती है ठीक है भाई
मेरा काम तो खत्म हो चुका है, वो बस ड्रैगन को मारने वाली होती है। ड्रैगन सोचता है शायद से उसने जो भी उसकी आंखों के आगे इतने सारे लोग मरे उनको देखा मरते हुए, तो इसका मतलब है वो यही डिजर्व करता है। यहाँ पे जहाँ पे ड्रैगन एकदम से मरने ही वाला होता है, यहाँ पे एकदम से व्हाइट बियर्ड कुछ अटैक कर रहा होता है कहीं और, बट वो अटैक सीधा मैफी के ऊपर लग जाता है, जहाँ पे मैफी हाफ कट जाती है। अब तुम लोग को पता है गॉड नाइट्स को काटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग रीजनरेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे भाई मैफी कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं कर पाएगी और यहाँ पे ड्रैगन बच चुका है। अब यहाँ पे जो व्हाइट बियर्ड ने अटैक कर रहा है वो भाई बिग मॉम को भी काटने वाला था हाफ में, तो बिग मॉम यहाँ पे यही बोल रही होती है कि तू पागल है कि तू मेरे को ही मार देगा, और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको यही समझा रहा होता है कि मैं तो एनिमीज के ऊपर अटैक कर रहा था, तेरे से तो भाई क्यों मारूंगा मैं तेरे को। बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कितने सारे पायरेट्स लैंड हो गए हैं, जिसके बाद सबके सभी दुश्मन दिख रहे हैं यहाँ पे, और ड्रैगन यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि भाई इस बड़े से पायरेट ने मेरे को तो बचा लिया, यहाँ पे मैं बच चुका हूँ। अब यहाँ पे शिकी भी व्हाइट बियर्ड को यही बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है भाई तू हम लोग को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट बियर्ड मना करता है उन लोग को, बट यहाँ पे कार्डो कुछ बोल रहा होता है बिग मॉम को, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एकदम से कुछ पायरेट्स आ जाते हैं जो कि रॉक्स पायरेट्स को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि भाई व्हाइट बियर्ड, कार्डो, बिग मॉम, शिकी सब के सब एक साथ है, तो यहाँ पे वो पायरेट्स यही सोच रहे होते हैं कि अगर हमने रॉक्स पायरेट्स को हरा दिया तो हम लोग कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होने वाले हैं, बट रॉक्स पायरेट्स को हराना इतना आसान थोड़ी है। खैर यहाँ पे जिसके बाद सारे के सारे रॉक्स पायरेट्स के बंदे इन पायरेट्स को बहुत ज्यादा कूटते हैं, भाई इन लोग की सही से कुटाई होती है, जिसके बाद हमारे को सीन दिखा जाता है मैफी की तरफ, किसी तरीके से ठीक हो चुकी है। तुम लोग को पता है इन लोग के पास रीजनरेट करने वाली पावर होती है, उसी वजह से मैफी हम लोग को ठीक दिख रही है बिल्कुल, बट यहाँ पे मैफी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो यही सोच रही है कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा आइलैंड नहीं है यार ये। अब यहाँ पे ड्रैगन बच तो जाता है, बट सीन ये है यार वो दोनों के दोनों बच्चे उसको लगता है कि उसके हाथ से निकल के जा चुके हैं, क्योंकि शैमरॉक को तो वो मैफी खुद ही उठा के ले जाती है, बट शैंक्स वहां पे बच जाता है, जिसकी तरफ ड्रैगन का ध्यान नहीं जाता जल्दीबाजी में, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे को दिखाया जाता है शैंक्स को होश ही नहीं है, और ड्रैगन यहाँ पे खुश हो रहा होता है कि कम से कम शैंक्स बच गया, जिसके बाद शैंक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, और छोटू शैंक्स के सर पे एक टंटोला भी बना पड़ा है जो कि देखने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। गार्प आइलैंड के ऊपर भाग ही रहा होता है, इतने में उसको दिखता है एक बहुत ही तगड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और भाई यहाँ पे गार्प बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी मछलियां यहीं पे हैं, तो मैं चलता हूँ फटाफट। यहाँ पे गार्प वहां पे पहुंचता है और बोलता है अच्छा तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी मछलियां है, वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला होता है, जिसके बाद कार्डो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड तीनों के तीनों भाग रहे हैं, और यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक बंदा बोलता है कि भाई ये जो बंदा है गार्प, अगर इससे हमने लड़ाई करी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद कार्डो लगता है क्या हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, और यहाँ पे बिग मॉम बोलती है और क्या भाई निकलना ही पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे भाई। इसके बाद कार्डो, व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम तीनों के तीनों भाग रहे होते हैं, और क्योंकि ये लोग गार्प से डर के भाग रहे हैं, भाई दिख तो ऐसा ही रहा पैनल के अंदर, चाहे अब तुम लोग ये बोल लो कि भाई वो लोग तो फाइट को भाई कहीं और लड़ना चाहते हैं इसीलिए भाग रहे हैं, बट यहाँ पे जैसा हमारे को दिखाया गया वो लोग डर के ही भाग रहे हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन भी गार्प को देख लेता है, इतने में ही बिग मॉम एक बहुत ही तगड़ा सा हेवन फायर करके लाइटनिंग का कुछ अटैक करती है, जिसके अंदर बिग मॉम अपने मुंह से बहुत ही तगड़ी आग निकालती है, और वो सीधा जाके हिट करती है गार्प को। इवानकोव को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो करे क्या, तो उसको शायद से लगता है कि ये हम लोग के भागने का मौका है, वो कुमा को यही समझा रहा होता है भाई फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो चीज जो भाई बिग मॉम ने अटैक किया था गार्प के ऊपर, गार्प को अपनी पूरी जान से लगती है, बट यहाँ पे गार्प को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे को यहाँ पे ओडा सेंसे ने बहुत ही तगड़ी ओरा फार्मिंग दिखाई है, यहाँ पे गार्प लिटरली उसको कुछ अटैक का 1% फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा है वो तो भाई अभी ढंग से रिकवर होके आ चुका है वापस। गार्प यहाँ पे बिग मॉम को यही बोल रहा होता है कि ये इतना घटिया और इतना छोटा अटैक है ना मेरे लिए, इससे भाई मेरी एक रिब को भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोच सकते हो भाई गार्प का किस तरीके का ओडा सेंसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग के आगे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मैफी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और उसके हाथ में शैमरॉक है, जिसके बाद वो बोल रही है कि यार मैंने एक को तो बचा लिया भाई। अब यहाँ पे उसको एक भाई गॉड नाइट का मेंबर या जो भी है उसको बोल रहा होता है कोई सेलेस्टियल ड्रैगन, यार फटाफट से वापस आ जा, इससे पहले कि फिगारलैंड गार्लिंग ढूंढ लेगी ये बच्चे खो गए थे, फटाफट वापस आ जा। बट यहाँ पे ड्रैगन फटाफट शैंक्स को उठा के निकल ही रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे को एक सेलेस्टियल ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि भाई सिटीजन, तुम लोग को लग रहा है यहाँ पे जो खजल मचल मच चुकी है, यहाँ पे तुम लोग इस चीज से बच के भाग जाओगे। यहाँ पे भाई वो बहुत ही सारे लोगों के ऊपर बंदूक चलाता है, और यहाँ पे कम से कम वो 50 लोगों को मार देता है। इसके बाद ये सेलेस्टियल ड्रैगन स्टिल भाई लोगों को मारने में तुले पड़े हैं। अब यहाँ पे लोग को मरीन्स का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लोग अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं हेडक्वार्टर में, यहाँ पे मरीन्स वाले बोल रहे हैं भाई एक साइड से रॉक्स पायरेट्स आ रहे हैं, दूसरी साइड से रॉजर पायरेट्स आ रहे हैं, हम लोग को तो सैंडविच के अंदर फंसा दिया गया भाई, ये दोनों हम लोग को मारेंगे, हम लोग करे क्या ये तो बताओ हम लोगों को। और यहाँ पे मरीन्स वाले घबरा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो मानने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे रॉजर पायरेट्स आ चुके हैं, और यहाँ पे वो लोग तो भाई शैकी को ढूंढ रहे हैं, शैकी मिले फटाफट उन लोग को, बट यहाँ पे बहुत ही सारे पायरेट्स जा रहे हैं, क्योंकि अब शैकी को बचाने का मौका आ चुका है। सबके सब बोल रहे हैं कि भाई हम बचाएंगे
बचाएंगे, सबके अंदर दौड़ लगी पड़ी है कि शैकी को कौन बचाने वाला है। जो शैकी को बचाएगा वही विजेता है भाई। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि सोमर सीधा उस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे शैकी को कैद करके रखा हुआ था, और यहाँ पे शैकी ने तो मरीन्स वालों को कूट कूट के उनकी हालत खराब कर दी है। यहाँ पे सोमर जैसे ही पहुंचता है वो बोलता है फटाफट से बाहर जाओ और देखो जो भी आने वाला है उसको रोको। और यहाँ पे वो शैकी को देख के हैरान हो चुका है क्योंकि बहुत सारे मरीन्स के बंदे गिरे पड़े हैं वहाँ पे। शैकी बोल रहा है मेरे को ये मत बोलना कि इस लेडी ने तुम सबको मार दिया। यहाँ पे शैकी समझ जाती है कि भाई टाउन के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है जब इन लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो इसीलिए भाई समझ चुकी है शैकी कि टाउन के अंदर पूरी खलबली मची पड़ी है। तो यहाँ पे भाई इतने में ही सोमर शैकी को बोल रहा होता है कि अगर किसी वुमेन को पता लग जाए कि उसका वर्थ क्या है तो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। इतने में ही भाई वो शैकी के मुंह पे चांटा मार देता है। इसके बाद शैकी घुमा के लात मारने की कोशिश करती है, बट सोमर उसकी लात को पकड़ लेता है और उसका जो थॉर्न्स वाला वेपन है उसकी टांग पे दे के मारता है। इसके बाद शैकी यहाँ पे घायल हो चुकी है, अब वो कुछ करने की हालात में नहीं है। अब यहाँ पे सोमर शैकी को बोलता है कि अगर तू किसी तरीके से बच भी गई तो बाहर इतने सारे पायरेट्स तेरे फैन है, तेरी पॉपुलैरिटी हमारा जीना हराम कर देगी। सिंपल सी चीज मेरे को यही समझ में आ रही है कि अगर तुझे मान ले पायरेट से बच भी गई फिर भी फिगारलैंड गार्लिंग तेरे को छोड़ने ही नहीं वाला, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। इससे बढ़िया तो यही है क्योंकि तू मेरी भी नहीं हो पाएगी, यही चीज सही है कि मैं तेरे को अभी यहीं की यहीं मार दूं और उस चीज को एंजॉय करूं। यहाँ पे सोमर शैकी को यही बोल रहा होता है कि भाई देख बाहर सारे के सारे आ चुके हैं तेरे को बचाने के लिए और पता नहीं कौन सा तेरे को बचाएगा, बट बाहर इतनी गंदी भसड़ है, जो भी निकल के आएगा वो बंदा कोई स्पेशल ही होगा। यहाँ पे सोमर्स बोलता है फाइट करते हुए उनके चेहरे देखने वाले होंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर की साइड, और यहाँ पे रॉजर और व्हाइट बियर्ड आपस में फाइट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी पायरेट्स एक दूसरे को आगे नहीं निकलने देना चाहते। उन लोग को पता है जो भी यहाँ पे जीत जाएगा वो शैकी को जीत जाएगा, तो इसीलिए कोई भी नहीं हारना चाहता। तो सब लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबके सब यही बोल रहे होते हैं कि शैकी हम लोग तेरे को बचाने आ चुके हैं, सबके सब यही बोले जा रहे हैं सारे पायरेट। शिकी भी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि शैकी मैं तेरे को बचाने आ चुका हूँ। यहाँ पे हर पायरेट ये बोल रहा है नहीं मैं बचाऊंगा, नहीं मैं बचाऊंगा, और इसी चीज की भसड़ लगी पड़ी है। और यहाँ पे क्योंकि रॉजर इस टाइम पे फाइट में बिजी है तो इसीलिए वो रेलिक को बोल रहा है कि भाई तू निकल फटाफट से, तू बचा यार, मैं तो बिजी हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सोमर्स बोल रहा है शैकी को देख ले तेरे लिए सारे के सारे बाहर भिड़ रहे हैं। यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है कुछ भी बोल भाई, वो लोग भिड़ तो रहे हैं बट वो लोग अब बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिसके बाद एक मरीन का बंदा आके बोल रहा होता है कि भाई अगर फिगारलैंड गार्लिंग को ये बात पता लग गई सोमर्स तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है उस मरीन के बंदे को कि अगर तू अपना मुंह बंद रखेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सोमर्स अपने वेपन को बिल्कुल उठा चुका है, वो बोल रहा है कि वो आज शैकी को खत्म कर देगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो शैकी को 5 बार स्लैश करके मारेगा। उसके बाद वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है भाई, यहाँ पे वो बिल्कुल अटैक करने ही वाला होता है। बट यहाँ पे रेलिक आ चुका है और वो अपना एक वन शॉट अटैक मारता है। यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज किया गया और यहाँ पे उस अटैक के बाद भाई सोमर्स का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे बहुत ही तगड़े स्टाइल में, हीरो वाले स्टाइल में रेलिक भाई बोल रहा है शैकी को मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ बट मैं यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे शैकी जो है वो रोना स्टार्ट हो चुकी है। रेलिक उसको चुप करवा रहा है, बोल रहा है अब तो मैं आ चुका हूँ। भाई रेलिक के गले लग जाती है शैकी यहाँ पे और हम लोग को दिखाया जाता है कि रेलिक ने शैकी को जीत लिया है। जिसके बाद भाई बाहर गबान रो रहा होता है और रोजर भी देख रहा होता है। ये दोनों के दोनों चिढ़ रहे हैं कि भाई ये गले मिलने वाली चीज सब बाद में कर लेना भाई तुम लोग, अभी हम लोग को फटाफट से यहाँ पे खजाना और लूटना जो भी साइलेंट के ऊपर है और यहाँ से निकलना है फटाफट। सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चैप्टर का बिगिनिंग नोट यही है कि भाई गॉड वैली के ऊपर तबाही मचने वाली है। यहाँ पे मरीन्स वाले जो है वो घबरा चुके हैं क्योंकि एक साइड पे फिगारलैंड गार्लिंग की और रॉक्स की फाइट चल रही है और आइलैंड की एक साइड पे मरीन्स वाले रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स सबके सब आपस में टकराने वाले हैं। तो बैटल बहुत ही ज्यादा गंदा होने वाला है और क्योंकि रॉक्स पायरेट और रॉजर पायरेट्स सारे के सारे पायरेट्स है तो मरीन्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा आ चुका है। तो इसीलिए वो लोग बैकअप मांग रहे हैं कि फटाफट वापस से और बंदे भेजो ताकि हम लोग इनके साथ फाइट ले सके भाई, वरना तो हम लोग को फोड़ देंगे ये लोग। अब यहाँ पे रॉजर अपने पायरेट्स को यही समझा रहा होता है कि सामने से रॉक्स पायरेट्स वाले आ रहे हैं और साथ के साथ मरीन्स वाले भी आ रहे हैं, तो तुम फटाफट से भाई बैकअप की तैयारी करो क्योंकि भाई रेलिक ने शैकी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, मतलब हम लोग शैकी को बचा चुके हैं। तो यहाँ पे रॉजर रेलिक को यही बोल रहा होता है कि भाई तू चिंता मत कर, जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे, तू फटाफट यहाँ से निकल। और यहाँ पे रेलिक बहुत ही तगड़े तरीके से हीरो की तरह हीरोइन को हाथ में पकड़ के लेके भाग रहा होता है। उसके पीछे बहुत ही तगड़ी फाइट्स चल रही हैं। बट यहाँ पे भाई सारे के सारे पायरेट्स रेलिक से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं क्योंकि भाई वो शैकी को उठा के भाग रहा है। सबके सब पीछे से यही चिल्ला रहे हैं अबे ओए उसको मेरे को उठाना था, तू कहाँ उठा के भाग रहा है उसको। और यहाँ पे हम लोग को यही बहुत ही तगड़े इंटेंस सीन दिखाए जाते हैं जिसके बाद रॉजर पायरेट्स
अब यहाँ से निकलने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ रॉक्स पायरेट्स भाई हमला करने जा रहे होते हैं भाई रेलिक के ऊपर, बट यहाँ पे शिकी उनको रोक देता है। वो बोलता है क्योंकि भाई शैकी को खतरा है, रेलिक उसको लेके जा रहा है, उसको लेके जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, शैकी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। तो रॉक्स पायरेट यहाँ पे बोलते हैं ठीक है भाई, उनका प्लान अब चेंज हो चुका है, वो अब शैकी को भूल के यहाँ पे जो भी खजाना है उसको चुराने वाले हैं। तो यहाँ पे शिकी बोल रहा है मैं तो सबका सब चुरा लूंगा, अब शैकी तो मिली नहीं, आखिरकार खजाना तो चुराऊं भाई मैं। अब यहाँ पे रेलिक शैकी को कुछ बताने की बोल रहा होता है, रेलिक बोलता है यार शैकी मेरे को तेरे को कुछ बताना है, बट यहाँ पे शैकी उससे पहले ही बोल देती है मेरे को पता है तेरे को मेरे को क्या बताना है, मत बता मेरे को। और यहाँ पे शायद से इनकी रोमांटिक चीजें चल रही है भाई। अभी हम लोग इनको छोड़ के चलते हैं थोड़ा आगे यार, इनके बीच में इनका डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी गॉड वैली के ऊपर सेलेस्टियल ड्रैगन जीतता उनके लिए प्राइजेस रखे गए थे, और नॉर्मल सी बात है यहाँ पे हम लोग को सबको पता है कि भाई डेविल फ्रूट्स होने ही होने हैं यहाँ। तो यहाँ पे डेविल फ्रूट्स का यानी कि एक प्राइज बॉक्स मिलता है, वो भी इवानकोव और कुमा को। वो लोग उसको खोलते हैं, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अंदर डेविल फ्रूट्स पड़े हुए हैं। इवानकोव यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि भाई बैटल तो बहुत ही तगड़ा है, मेरे को लगा नहीं था ऐसा कुछ चांस हम लोग को मिलेगा, बट कुमा बोलता है भाई ये वाला चबा लूं क्या। इवानकोव यहाँ पे बोलता है भाई ये मत सोच करना क्या है, जो मिल रहा है फटाफट चबा ले। अब यहाँ पे इवानकोव भी फिश फ्रूट को खाने वाला होता है, बट इतने में ही वहां पे बिग मॉम आ जाती है और वो उससे वो डेविल फ्रूट को छीन लेती है। यहाँ पे इवानकोव तो नहीं खा पाया, बट वो फटाफट कुमा को बोल रहा होता है जो तेरे हाथ में है वो भाई खा ले, वरना ये वो भी छीन लेगी। तो यहाँ पे कुमा अपने आप को समझा रहा होता है भाई फटाफट कुमा खा ले इसको, और कुमा फाइनली खा लेता है उस डेविल फ्रूट को। जहाँ पे इवानकोव यही बोल रहा होता है कि अगर तूने इस डेविल फ्रूट को खा के एक बंदे की जान भी बचाई तो हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये हमारी विक्ट्री मानी जाएगी। जहाँ पे कुमा ने डेविल फ्रूट तो खा लिया है, और भाई बिग मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि उसके हाथ से डेविल फ्रूट जा चुका है। अब मरीन्स वाले यहाँ पे यही बोल रहे होते हैं कि यार ये जो जगह है यानी कि गॉड वैली, ये तो भाई बैटलफील्ड बन चुकी है पायरेट्स के लिए, तो अब हम लोग करें क्या भाई, इन लोग से फाइट ले, इन लोग को बंदी बनाए भाई, करे क्या इन लोग के साथ। यहाँ पे मरीन्स वालों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपने ऊपर वालों से ऑर्डर मांग रहे हैं कि भाई करे क्या, बट ऊपर से ऑर्डर आए इससे पहले हमारे को गार्प द मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है गार्प को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं गार्प भाग रहा होता है, उसने सेनगोकू को कॉल मिला है और वो सेनगोकू से पूछना चाहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, तेरे को पता है कुछ। तो यहाँ पे सेनगोकू उसको बोलता है एक और भी बंदा था मरीन्स में ही जिसने मेरे से पूछा था इस चीज के बारे में, जिस दिन उसने पूछने की कोशिश करी वो गायब हो गया। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि गार्प के आगे लाशें ही लाशें पड़ी है। तो गार्प यही सोच रहा होता है कि जो चीज वो सोच रहा है वो सही है और ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है जो गार्प खुद देख पा रहा है। तो यहाँ से हमारे को ये पता लगता है कि मरीन्स के आधे बंदों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर, या फिर शायद उन लोग को सब कुछ पता है, वो लोग आंखें बंद कर लेते हैं वहां पे। अब यहाँ पे सीन आता है रॉक्स की तरफ, जो कि अपनी वाइफ एरिस को, जिसके हाथ में ब्लैक बियर्ड है, उनको उठा के भाग रहा है क्योंकि उसने फिगारलैंड गार्लिंग और बाकी लोगों से फाइट करने की कोशिश करी, बट उन लोग को कुछ हो ही नहीं रहा, वो लोग इमोर्टल है। तो यहाँ पे रॉक्स भाग रहा है उनको लेके, और हमारे को यही बताया जा रहा है, रॉक्स यही बोल रहा है कि भाई ये तो मर भी नहीं रहे, इनसे कैसे फाइट करूं। बट जो रॉक्स की वाइफ है वो उसको पता नहीं क्यों बोल रही है कि मेरे को यहीं पे उतार दे यार, समझ, मेरे को मत लेके भाग। और यहाँ पे हम लोग को ये तक दिखाया जाता है कि फिगारलैंड गार्लिंग के साथ में पूरी की पूरी जो डेवी क्लैंस वाले बंदे हैं उनको जो कन्वर्ट कर दिया गया मॉन्स्टर के अंदर, वो भी भाग रहे हैं। यहाँ पे भाई रॉक्स यही सोच रहा होता है कि जिसको कैप्चर किया गया उसको मॉन्स्टर बना दिया गया, और यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। यहाँ पे रॉक्स यही सोच रहा होता है कि किसी ने अपनी पावर का यूज करके ये सब करा है कि हमारे सारे फैमिली रिलेटिव्स को उन्होंने मॉन्स्टर बना दिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रॉक्स के सामने आते हैं उसके फादर, जिनको वो बोल रहा होता है ओल्ड मैन आपको क्या हो गया, और यहाँ तक कि उसकी ग्रैंडमा जो है यानी कि डीवी क्लैन के हम लोग को दिखाया जाता है सारे मेंबर्स को कन्वर्ट कर दिया गया मॉन्स्टर के अंदर, और रॉक्स समझ में नहीं पा रहा कि उसके साथ चल क्या रहा है। यहाँ पे जो भी फिगारलैंड गार्लिंग को घाव दिए थे रॉक्स ने फाइट के अंदर, मतलब फाइट इनकी हो चुकी है, हमारे को उसका सीन नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोल रहा है ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो इसने मेरे को घाव दिए हैं भाई उनको रीजनरेट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब हमारे को ये चीज तो कंफर्म करके बता दी गई है कि भाई जितने भी हाईएस्ट अथॉरिटी के बंदे हैं, ये गॉड नाइट्स वाले और ये सारे गोरों से, इनके पास एक रीजनरेट करने वाली पावर है। बट यहाँ पे गॉड नाइट की वुमेन फिगारलैंड गार्लिंग से बोलती है कि अब क्योंकि हमें पता लग ही गया है कि ये डेवी क्लैन का मेंबर है, इसलिए हम इसको मारेंगे, तो यानी कि हमारा हाईएस्ट वन यानी कि ईमू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। और फिगारलैंड गार्लिंग यही बोलता है कि भाई गेम तो गई अब भाड़ में, बट
इसको मारना पड़ेगा अब हमारे को। अब यहाँ पे रॉक्स की जो वाइफ है वो उसको बोल रही है कि मेरे को छोड़ दे, देख भाई अगर तू एक हाथ से फाइट करेगा तो तू इनसे नहीं भिड़ पाएगा, तो इसीलिए मेरी बात मान, मेरे को यहीं पे छोड़ दे। बट यहाँ पे रॉक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि तू डेवी क्लैन की मेंबर है, तेरे को पता है अगर कोई एक बार डेवी क्लैन का बंदा यहाँ से चला गया मेरे हाथ से तो ऐसा लगेगा कि भाई हम नर्क में चले गए, हम लोग अपने बंदों को नहीं गवा सकते, तेरे को पता नहीं है क्या डेवी क्लैन के बारे में अपने। यहाँ पे एरिस बोलती है कि उसको पता है क्योंकि वो भी डेवी क्लैन की प्रॉपर मेंबर है, और क्योंकि वो पायरेट थी फिर भी लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करी क्योंकि वो डेवी क्लैन की मेंबर। तो यहाँ पे एरिस किसी न किसी तरीके से अपने आप रॉक्स के उससे छुड़वा लेती है बहुत ही मुश्किल से, और यहाँ पे एरिस बोलती है अगर मैं अपने बच्चे को भी ना बचा पाऊं डेवी क्लैन का मेंबर हो तो सही में तेरे ऊपर ही डिपेंड रहूं, तो तेरे को लगता है तू मेरे से प्यार करता है इस चीज के ऊपर कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर। और यहाँ पे रॉक्स थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पे एरिस यही बोल रही होती है कि अगर मेरे को लगेगा कि मैं इनके कंट्रोल में या इनके कैप्चर होने वाली हूँ, मैं फटाफट अपने आप को और अपने बच्चे को यानी कि टीच को उसी टाइम पे मार दूंगी और सुसाइड कमिट कर लूंगी। और अगर हम लोग मिल पाए, हम लोग किस्मत से यहाँ से निकल गए, तो हम लोग मिलने वाले हैं लुलूसिया किंगडम की तरफ। तो यहाँ पे रॉक्स ने फाइनली अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को यहाँ पे उतार दिया है, और यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग यही बोल रहा होता है कि अच्छा इसने वाइफ को छोड़ दिया, अब क्या अटैक करेगा ये मेरे ऊपर। और रॉक्स यहाँ पे बोल रहा है उसकी वाइफ ने अपने आप को रॉक्स से अलग करके रॉक्स को ही बचवा दिया है, क्योंकि अगर रॉक्स दो हाथ से फाइट करेगा तो रॉक्स को मारना इतना आसान नहीं है भाई। रॉक्स बोल रहा है मैं तो बच जाऊंगा, बट इन लोग के साथ क्या होने वाला है खैर ये चीज हम देखने वाले हैं। बट अभी चलते हैं फिगारलैंड गार्लिंग और रॉक्स की बहुत ही तगड़ी फाइट की तरफ। रॉक्स यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग और उसके साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको बोलता है मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जगह से जहाँ पे तुम खड़े हो इससे आगे अब तुम लोग नहीं जा पाओगे। रॉक्स यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी स्लैश मारता है अपनी स्वॉर्ड का यूज करके, और भाई वो एक लाइन खींचने की कोशिश करता है, बट उसकी लाइन वो इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो आधे आइलैंड को, गॉड वैली को काट देता है। और उसने कोई हाकी का यूज नहीं करा इस अटैक के अंदर, हाकी 1% नहीं है। तो तुम सोच सकते हो भाई रॉक्स की क्या पावर स्केलिंग हमारे को दिखाई जा रही है। अभी आगे देखो क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे रॉक्स उन लोग को यही बोल रहा होता है मॉन्स्टर्स एक काम करो अब आ जाओ तुम लोग फटाफट। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एरिस भाग रही है, उसके कंधे पे टीच है, और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, वो अपने बाप को देख रहा है। यहाँ पे सीन आता है बिग मॉम की तरफ जिसको भाई दूसरा प्राइस बॉक्स मिल चुका है, अब तो उसको पक्का फ्रूट मिल चुका है। वो यहाँ पे बोल रही है कि अब उसका काम बन चुका है, और यहाँ पे वो अपने डेविल फ्रूट को बचा रही होती है। वो बोलती है अपने पायरेट क्रू के अंदर वो काटाकुरी को ये देने वाली है, बट इतने में एकदम से पता नहीं कहां से कार्डो आता है जो उसके पास वेपन होता है उसके मुंह पे देके मारता है बिग मॉम के, और भाई वो जो डेविल फ्रूट है वो आसमान में उड़ जाता है। कार्डो आसमान में उड़ते हुए डेविल फ्रूट को चबा लेता है, और भाई बहुत ही कुत्ते की तरह चबा रहा होता है, और बिग मॉम को दिख देख के पागलों की तरह हंस रहा होता है। इसके बाद बिग मॉम पागल हो जाती है, वो कार्डो के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तूने ये करा क्या, बट यहाँ पे कार्डो ने बिना कुछ सोचे समझे उस डेविल फ्रूट को खा लिया है। और यहाँ पे इन लोग का सीन निपट चुका है, जहाँ पे सीन आता है एरिस की तरफ और ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सेपरेटली ये लोग भाग रहे हैं, और ड्रैगन यहाँ पे शैंक्स को देख के यही बोल रहा होता है कि तू चिंता मत करियो, मरने तो मैं तेरे को दूंगा ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शैंक्स खुश हो रहा होता है, और यहाँ पे एरिस भागते हुए बोल रही होती है कि अगर कोई सरवाइव नहीं कर पाया तो ब्लैक बियर्ड तेरे को मैं जरूर सरवाइव करवाने वाली हूँ, तो चिंता मत करियो, तेरे को बचा के रहूं। यहाँ पे गॉड वैली के ऊपर जो प्राइज मिलने वाला है उसका दूसरा बॉक्स मिल जाता है रॉजर पायरेट्स को, और यहाँ पे वो लोग तो भाई खुश हो चुके हैं कि ट्रेजर मिल चुका है। यहाँ पे गबान बोल रहा होता है इसके अंदर तो डेविल फ्रूट भी है भाई, मजा आ गया, इसको चुरा लो, फटाफट पकड़ो इसको। और यहाँ पे भाई रॉजर पायरेट्स वाले बंदे यही बोल रहे होते हैं इतनी लूट तो उन्होंने कभी देखी नहीं। यहाँ पे एकदम से मरीन्स का एक बंदा आता है जो बोलता है रॉजर पायरेट्स तुम्हें क्या लगता है हम तुम लोग को इतनी आसानी से लेने जाने देंगे ये सब। और यहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट गबान सिर्फ अपनी एक ही कुल्हाड़ी एक्स को यूज करता है, उसका यूज करके कुछ भी नहीं होता, मतलब उस मरीन्स वाले के अटैक को यूं ही खराब कर देता है। बट यहाँ पे मरीन्स वाले बोल रहे होते हैं रॉजर पायरेट्स को यहाँ से जाने मत देना। बट यहाँ पे हमारे को गार्प का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्प यही सोच रहा होता है कि कॉमन सेंस तो मेरे को पता है गॉड वैली के ऊपर गायब हो चुका है, पर जस्टिस कहाँ है यार, क्या हो रहा है लोगों के साथ, यहाँ पे मरे जा रहे हैं लोग, एक के बाद एक लोग मरे जा रहे हैं, चल क्या रहा है यहाँ पे। कुछ सिटीजन्स को यहाँ पे मरीन्स वाले दिखते हैं, वो लोग सोचते हैं मरीन्स से हेल्प मांगेंगे, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों हम लोग को बचा लो। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे को बताया जाता है गॉड वैली वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर पार्ट नहीं है, तो इसीलिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की मरीन्स के बंदे हैं वो जो नॉर्मल सिविलियंस है यानी कि जो नॉर्मल लोग है गॉड वैली के ऊपर, उनके ऊपर ही कैनन फायर कर देते हैं, क्योंकि ये लोग
अपने साथ जुड़े नहीं हुए तो उनको ही मारने पे तुले हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मरीन्स का क्या हाल हो चुका है। अब यहाँ पे सीन आता है कुमा की तरफ, जो कि डेविल फ्रूट को खा चुका है और वो यही बोल रहा है कि जितने ज्यादा लोग हो सके मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ, मैं सबको बचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है सैटर्न का, जो कि कहाँ पे कहीं ऊपर प्लेस के ऊपर बैठा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है गॉड वैली के ऊपर आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पे ईमू सैटर्न से पूछता है फटाफट बता मेरे को, रॉक्स अभी तक मरा कि जिंदा है। यहाँ पे तुम खुद सोचो भाई, पूरी स्टोरी का फाइनल विलन हम लोग से पूछ रहा है रॉक्स जिंदा है कि मर गया, हड्डी तो पड़ी है उसकी। यहाँ पे सैटर्न बोलता है भाई देख मेरे को नहीं पता रॉक्स मरा कि नहीं मरा, यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही तगड़ा बलमा मचने वाला है। और यहाँ पे ईमू बोलता है यार मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इतने में ही भाई काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे देख के शॉक्ड हो रहे हैं, काइडो करना क्या चाह रहा है और ये ड्रैगन कहां से आ चुका है। यहाँ पे सीन आता है कुमा की तरफ, जो कि हर सिटीजन को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सबको बचा रहा है और यहाँ पे सारे के सारे सिटीजन उसको थैंक यू बोले जा रहे हैं। यहाँ पे वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग जीने पे गिव अप कर चुके थे बट कुमा तूने हमारे को बचा लिया। और यहाँ पे कुमा अपने डेविल फ्रूट का यूज करके सबको बचाया जा रहा है। इतने में ही गॉड वैली के बिल्कुल मेन सेंटर के ऊपर फुल पावर एक हाकी आती है, जिसको रॉक्स, एक्जीबैक और गाप तीनों के तीनों सेंस करते हैं। और ये हाकी कोई नॉर्मल हाकी नहीं है, ये ईमू की हाकी है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। उसकी एंट्री ही बहुत खतरनाक है। यहाँ पे हमारे को एक बिल्कुल छोटे से पैनल के अंदर दिखाया जाता है सैटर्न की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स को बताया जा रहा है शायद से रॉक्स पायरेट है, बट रॉजर बोलता है ये रॉक्स पायरेट नहीं है भाई, ये कुछ और है। यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही तगड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉक्स ने फिगारलैंड, गार्लिंग, उसके साथ जितने भी गॉड नाइट्स थे सबको इस टाइम पे एक तरीके से ऐसा कर दिया कि वो लोग अपने आप को रीजनरेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बट मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही, फिगारलैंड गार्लिंग इतना टॉप टियर का कैरेक्टर है, उसके साथ में डेवी क्लैन के मेंबर्स की आर्मी है मॉन्स्टर्स की, और भाई यहाँ पे रॉक्स को कोई रोक ही नहीं पा रहा। तुम सोचो क्या अल्टीमेट हाइप दी गई है। यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है तुमने मेरे रिलेटिव्स के ऊपर अटैक करके मेरे खून के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, तो अब तुम कुत्तो या तो तुम मरो या मेरे को मारो। और यहाँ पे रॉक्स ने सबका गेम खल्लास कर दिया। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड रॉक्स की साइड में आके खड़ा हो जाता है और रॉक्स यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को यही बोल रहा होता है अबे क्या करेगा मेरे साथ आके, इसके अंदर तेरा कोई फायदा नहीं है, हम लोग तो फायदे के लिए रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पे व्हाइट बियर्ड पता नहीं क्यों बोल रहा है भाई मैं तेरे साथ पीता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ तेरा साथ देने की। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड तो रॉक्स के साथ आ चुका है और यहाँ पे कार्डो जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर है, वो बोल रहा है कि उसको भी अपनी पावर को टेस्ट करना है, तो वो भी साथ में है। और यहाँ पे रॉक्स बोल रहा है कार्डो मैंने तेरे को कभी भी इतना पंप्ड अप नहीं देखा फाइट के लिए। खैर यहाँ पे सबके सब रेडी हो चुके हैं, बट व्हाइट बियर्ड रॉक से पूछ रहा है भाई मेरे को तेरे से क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे चल क्या रहा है क्या ये चीज। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सैटर्न की वही स्पाइडर वाली बॉडी है वो तो कन्वर्ट हो ही चुकी है, बट उसके ऊपर जैसा ईमू का शेप है वैसा आ चुका है। और यहाँ पे ईमू सैटर्न की बॉडी के अंदर ले चुका है भाई अपनी जगह। जहाँ पे व्हाइट बियर्ड कार्डो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कार्प सोच रहा है भाई मैं सपने में हूँ क्या इस पायरेट आइलैंड, क्या इस आइलैंड के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और रॉक्स यहाँ पे बोलता है अगर तू मेरे से ही पूछने वाला है क्या है, रॉक्स बोलता है मैं बोलूंगा ये पूरी की पूरी वन पीस की दुनिया है, यानी कि वो ईमू को वन पीस की पूरी दुनिया बता रहा है। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा है अच्छा तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैंने आज तक नहीं देखी, कुछ ज्यादा ही तगड़ा है ये एडवेंचर। तो कि भाई सैटर्न की जो बॉडी है उसको ईमू ने पोजेस कर लिया था, और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को ईमू का मतलब जो सैटर्न को पोजेस करने के बाद फॉर्म है वो दिखाया जाता है। और वो जो ओडा सेंसे ने ड्रॉ करा है वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। सैटर्न की पूरी बॉडी के ऊपर काली सी एक परछाई चढ़ने लग जाती है, जिसके बाद बिल्कुल ईमू बैठ चुका है उसके ऊपर। ईमू ने सैटर्न की बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लिया। यहाँ पे सारे के सारे मरीन्स जो भी बंदे हैं भाई सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं, सेंट सैटर्न को ये हो क्या गया है। और यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कईयों को लग रहा है कि सैटर्न ने अपनी बॉडी का कुछ यूज करके शायद से कुछ पावर दिखाएगा अपनी, बट यहाँ पे भाई ईमू अपने ही मरीन्स के बंदे को कुछ नहीं समझ रहा, वो सबको बोल रहा है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। इस चीज को सुनकर सारे के सारे मरीन्स वाले शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि सेंट सैटर्न के तो अंडर काम करते हैं मरीन्स वाले। ईमू भाई इन लोग को मारने में तुला पड़ा। ईमू यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके मरीन्स के बंदों को मारना स्टार्ट हो चुका है, जो कि उसके लिए ही काम करते हैं। वो उनको मार रहा है, जिसके बाद जो पायरेट्स है वो सोच रहे हैं शायद से ये बंदा हमारी साइड पे आ चुका है, बट भाई ईमू
पायरेट्स के ऊपर भी हमला कर देता है। इसका मतलब हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि ईमू कोई सरफिरा इंसान है जो कि भाई किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे। लाइक वो अपने बंदों को भी मार रहा है और दूसरे बंदों को भी मार रहा है। यहाँ पे ईमू बहुत ही सारे मरीन्स के बंदों को खत्म कर देता है एक अटैक के अंदर। यहाँ पे मरीन्स वालों को यही ऑर्डर दिया जाता है कि सारे के सारे फटाफट से इकट्ठे हो और भाई यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि अगर तुमने इससे फाइट करी तो ये तो हम सबको ही मार देगा। यहाँ पे फटाफट कोई रास्ता ढूंढो जिससे हम सब लोग यहाँ से निकल सके। मरीन्स वालों के बाद सीन आता है रॉजर पायरेट्स की तरफ, जहाँ पे पता नहीं भाई रॉजर पायरेट्स के बंदे क्या करने में बिजी है। रॉजर यहाँ पे सबको यही समझा रहा होता है कि सबके सब इकट्ठे हो जाओ, बट पता नहीं रॉजर पायरेट्स क्या कर रहे हैं। जिसके बाद रॉजर गबान को बोलता है भाई फटाफट इनकी हेल्प वगैरह कर और यहाँ पे जो भी ट्रेजर है फटाफट लेके तुम सारे के सारे यहाँ से निकलो। जिसके बाद गबान रॉजर को बोल रहा होता है कि भाई देख जो भी तू यहाँ पे फाइट वगैरह करने वाला है वो सब तो ठीक है, बट तेरे को पता है सिचुएशन कैसी है, ज्यादा करने की कोशिश मत करियो चीजों को। जिसके बाद अब सीन गार्प की तरफ आता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ पे सेंट सैटर्न को हो क्या चुका है। वो बोल रहा है मैंने पहली बार किसी एल्डर बुड्ढे की ये वाली फॉर्म देखी है, और यहाँ पे गार्प बोल रहा है बट मन मन में तो मैं इन बुड्ढों को ऐसा ही पिक्चर करता हूँ। इसके बाद मरीन्स के बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं वाइस एडमिरल गार्प आप ये क्या बोल रहे हो मरीन्स के अपने बंदों के बारे में। बट ऐसा दिख रहा है हमारे को साफ साफ गार्प जो अपने ऊपर के बंदे हैं उनसे हेट करता है बहुत ही ज्यादा। गार्प को ये समझ में नहीं आया कि ये जंगली बुड्ढा एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ तो हुआ कैसे। जिसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईमू जो कि सैटर्न को पोजेस करके खड़ा है, वो बहुत ही तगड़ा लग रहा है सबकी फटी पड़ी आइलैंड के ऊपर जो भी बंदा है। भाई रॉक्स उसके सामने ऐसे जाके पोज मार रहा है जैसे वो कुछ हो ही नहीं, और रॉक्स यहाँ पे उसको पता क्या बोल रहा है, अबे चूहों के राजा मेरे को पता है तू मेरे को मारने के लिए आया है। मतलब रॉक्स अब तक हम लोग को पता था कि भाई वो बहुत अंदर तक पहुंच चुका है, मैरी जुआ के अंदर तक जाके वो ईमू के सामने जा चुका है। बट भाई इस टाइम तो वो बिल्कुल ईमू के सामने खड़ा और उसके मुंह पे बोल रहा है चूहों के राजा। भाई रॉक्स कुछ अलग ही जिगरे वाला बंदा है। जहाँ पे ईमू बोलता है अच्छा तो ये तू है डेवी जॉन। यहाँ पे रॉक्स बोलता है जिस बंदे को तू सोच रहा है मैं वो तो नहीं हूँ, बट मेरे को वो वादा अभी भी याद है। और यहाँ पे किसी वादे के बारे में बात हो रही है, इसी से रिलेटेड चैप्टर का नाम भी था। अभी हम लोग को नहीं पता ये किस वादे की बात कर रहे हैं, बट लग तो ऐसा रहा है कि ये वॉइड सेंचुरी का कोई वादा है। भाई देखो क्या होता है पता लगेगा ये तो। और यहाँ पे ईमू बोलता है क्योंकि वो वादा था इसीलिए मैं तुम्हारे को बर्बाद करने वाला हूँ, मतलब मैं तेरे को हिस्ट्री के पन्नों से मिटा दूंगा, डेवी क्लैंस को मिटा दूंगा मैं। यहाँ पे ईमू बोलता है जो कि मेरी दुनिया है वो अभी तक नहीं बनी है, यानी कि मुंह की दुनिया। और यहाँ पे वो बहुत ही तगड़े तरीके से जो सैटर्न का वो भाई पंजा होता है उससे अटैक करने की कोशिश करता है रॉक्स के ऊपर। रॉक्स उस पंजे को ही काट देता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मरीन्स वाले बात कर रहे हैं कि भाई रॉक्स सीधा जाके सेंट सैटर्न से फाइट कर रहा है, तो वाइस एडमिरल गार्प क्या हमारे को सेंट सैटर्न की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे गार्प बोलता है ऑफ कोर्स ये कोई पूछने की बात है, हम लोग तो हेल्प करेंगे ही। गार्प यहाँ पे मरीन्स के बंदों को पीछे कर रहा होता है, शायद से वो हेल्प करने जाएगा। गार्प यहाँ पे बोलता है हम कौन होते हैं इस बुड्ढे की हेल्प करने वाले। गार्प के दिमाग में इस टाइम पे कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि हमारे को सही सही बताया जाए तो ये मॉन्स्टर हर किसी को मार रहा है, ये मरीन्स को भी मार रहा है। इसीलिए गार्प को पता है कि अगर हम इसकी हेल्प करने जाएंगे तो ये हमको भी मार देगा, तो इसीलिए गार्प कुछ और प्लान कर रहा है। अब सीन नॉर्मल आइलैंड के ऊपर आता है जहाँ पे मरीन्स के बंदे पायरेट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा खजाना चुरा के गॉड वैली से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सारा सामान चुरा के भाग रहे हैं हंसते हुए। यहाँ पे हमारे को जॉन का सीन दिखाया जाता है जो कि हंसते हंसते कुछ पी रहा है, और वो बोल रहा है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे यार, सब मजाक चल रहा है। अपने लड़कों से पूछता है भाई तैयारी हो गई ना, सारे के सारे लड़के बोलते हैं यस कैप्टन जॉन पूरी तरीके से रेडी हम। इतने में ही सीन आता है ड्रैगन की तरफ जो कि शैंक्स को लेके भाग रहा है। उसको कोई नेवी की शिप दिखी है, वो बोल रहा है वो बच्चे को यहीं छोड़ देगा कि मरीन्स वाले बच्चों का ध्यान रख सके। बट एकदम से ही पता नहीं ड्रैगन को कोई आवाज आती है चीखने चिल्लाने की, और एकदम से ड्रैगन रुक जाता है, पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है। एकदम से जो भी पायरेट्स खजाना लेके भाग रहे थे वो सब का सब खजाना पता नहीं एकदम से हवा में उड़ने लग गया भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा है खजाना उड़ के। और यहाँ पे गबान यही बोल रहा है कोई बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस पूरे खजाने को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कैप्टन जॉन की तरफ जो कि बिग ईटर बोल के भाई अपने डेविल फ्रूट जो कि जिकी जिकी पावर है उसका यूज करके सारे के सारे जो भी मेटल का ट्रेजर है सबको अपनी साइड पे बुला रहा है और बोल रहा है मेरे ट्रेजर मेरे पास आओ। जॉन ने यहाँ पे जितने भी पायरेट्स खजाना चुरा के भाग रहे थे सबको अपनी तरफ मेटल से अट्रैक्ट कर लिया है, और सारा खजाना उड़ के आ रहा है इस टाइम पे जॉन के पास। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जो रॉजर वगैरह है उन तक इसका अटैक का असर पड़ा है, मतलब जो भी उनके पास तलवार वगैरह है
सब चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है ये फोर्स, बट रॉजर यहाँ पे नहीं रुकता। रॉजर बोल रहा है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तो ईमू से फाइट करके रहूंगा आज। और यहाँ पे रॉजर अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, जिसके बाद वहां पे गांजुई आ जाता है और वो एकदम से अटैक कर देता है कैनन से, जिसके बाद जॉन का तो काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे गांजुई ने जो भी अटैक किया था, जॉन की हालत खराब हो चुकी है, बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है वहां पे। जिसके बाद उस चीज का असर भाई ड्रैगन तक जाता है और ड्रैगन यहाँ पे बड़ी मुश्किल से शैंक्स को बचाता है। इसके बाद हमारे को शिकी का और गांजुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकी गांजुई को बोल रहा होता है अबे तूने अपने बंदे को क्यों मारा भाई, जॉन को मारने का क्या मतलब था। और यहाँ पे गांजुई बोलता है कि भाई उस एक एक क्रेस्ट के अंदर एक एक बिलियन का ट्रेजर था, तेरे को लगता है अगर उसको मिल जाता तो वो हमारे को देता। शिकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। गांजुई बोलता है भाई कोई भी नहीं बांटता इतने सारे पैसे को। और यहाँ पे शिकी पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्से में वहां पे गांजुई को देख के निकल जाता है वहां से। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि जो नॉर्मल मरीन्स के बंदे हैं वो गार्प को रोक रहे हैं। लोग को पता लग चुका है कि गार्प को समझ में आ चुका है कि ये मॉन्स्टर मरीन्स के बंदों को मारेगा, वो भी अटैक करने जा रहा है, बट है वो सेंट सैटर्न के अंदर, तो इसलिए मरीन्स के बंदे गार्प को रोक रहे होते हैं कि सेंट सैटर्न के ऊपर अटैक मत करो, वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है यार, आप किस पे अटैक करने जा रहे हो। बट गार्प यहाँ पे किसी की सुनने वाला है ही नहीं। गार्प यहाँ पे फुल स्पीड में भाग रहा है। जिसके बाद सीन आता है कार्डो की तरफ, जो कि रॉक्स को बोल रहा होता है इस कीड़े को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देखता हूँ इसको। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है कार्डो मेरे को मत भूल बे हो। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कार्डो, व्हाइट बियर्ड, रॉक्स, बिग मॉम, गार्प, रॉजर, 6 बहुत ही लेजेंडरी टॉप टियर के अपने वन पीस के सबसे बेस्ट कैरेक्टर बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे मिलके ईमू को मारने वाले हैं। मतलब ये लोग एक साथ अटैक करने वाले हैं। देखने में मजा आएगा, होगा क्या। बिग मॉम यहाँ पे बोलती है कि वो उस क्रिएचर को बिल्कुल खत्म कर देगी। कार्डो बोलता है कि भाई वो दिखाएगा अपने पावर। व्हाइट बियर्ड और रॉक्स भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी हाकी को लोड कर रहे हैं वो। और रॉजर भी यहाँ पे अपना काम उसारी देने को रेडी है। रॉजर गार्प को यही बोल रहा है कि ये चूजे को मैं मारने वाला हूं। और गार्प बोलता है देखते हैं इस चीज को। जिसके बाद अगला जो पैनल है पूरे वन पीस की हिस्ट्री में से एक सबसे तगड़ा पैनल होगा, क्योंकि भाई 6 टॉप टियर के लेजेंडरी कैरेक्टर्स अपनी मेन जो भी उनकी सोर्स है पावर की वो पूरी लगा के इस पूरी वन पीस की जो स्टोरी है, जिसके पीछे हम सारे के सारे पागल हो रखे हैं, उसके मेन विलन के ऊपर ना फाइनल ब्लो अटैक देते हैं मिलके 6 टॉप टियर कैरेक्टर्स। और यहाँ पे गार्प का गैलेक्सी इंपैक्ट, रॉजर का कामुसारी, रॉक्स का अटैक, व्हाइट बियर्ड की हाकी, कार्डो, बिग मॉम, सब ने मिलकर अपने बेस्ट अटैक को यूज किया। एक ऐसा अटैक जिसने पूरे गॉड वैली को हिला दिया। पूरा अटैक जाके ईमू पे चिपक जाता है और तुम ये लगा लो ईमू के चीतड़े उड़ चुके हैं। ये लगा लो अटैक का इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि वहां पे जो नॉर्मल लोग चल रहे थे, जो भी पायरेट्स वगैरह चल रहे थे, वो तक गिर चुके हैं। ड्रैगन के हाथ में शैंक्स होता है, वो तक गिर चुका है और ड्रैगन से शैंक्स अलग हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शैंक्स किसी ट्रेजर के क्रेस्ट की तरफ जा रहा है और ऐसा ही हुआ होगा, वो क्रेस्ट के अंदर घुस गया होगा। और अब हम लोग के लिए शायद से ये क्लियर है कि रॉजर पायरेट्स के पास शैंक्स पहुंचा तो पहुंचा कैसे उस क्रेस्ट के जरिए, क्योंकि जॉन ने पूरा का पूरा मामला फैला दिया था। ट्रेजर हर जगह फैल चुका था और शैंक्स एक ट्रेजर के बॉक्स में घुस गया, जिसको उठा लिया रॉजर पायरेट्स ने। बहुत ही सिंपल चीज है अब तो ये। यहाँ पे सारे के सारे पायरेट्स अपना यही दिमाग लगा रहे होते कि भाई फटाफट से खजाने को चुराओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि किसी का ध्यान कहीं नहीं है और सारा खजाना फैला हुआ है। रेलिक वो तो अपने खजाने को लेके भाग रहा है, यानी कि शैकी को लेके। और यहाँ पे सब लोग पायरेट्स यही बोल रहे होते हैं कि एक असली पायरेट अपना मकसद कभी नहीं भूलता। जैसे रेलिक को देख लो भाई, शैकी को भगा के ले ही गया वो आखिरकार। यहाँ पे ईमू जिसके चीतड़े उड़ चुके हैं भाई, तुम ये लगा लो वो पता नहीं कहाँ से रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे कार्डो और बिग मॉम आपस में लड़ रहे हैं डेविल फ्रूट के पीछे। कार्डो बोल रहा है डेविल फ्रूट को वापस थोड़ी निकाल दूंगा पेट के अंदर से, तो भाई बिग मॉम बोल रही है इसका प्राइस चुकाना होगा कार्डो को। जिसके बाद ईमू बोलता है कि वो देख पा रहा है कोई बहुत ही तगड़े फॉरेस्ट के अंदर कोई तो जा रहा है, और यहाँ पे वो देख रहा है ब्लैक बियर्ड को और उसकी माँ को। जिसके बाद रॉक्स की चिंता बढ़ने वाली है। यहाँ पे रॉजर को गार्प चिढ़ा रहा होता है। गार्प बोलता है देखा मेरा अटैक कितना तगड़ा था, खत्म हो गया ना, इसके चीतड़े उड़ गए। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा है चलना, तेरा अटैक नहीं था वो मेरा अटैक था। बट यहाँ पे इन लोग को नहीं पता कि जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करा है वो तो रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रॉक्स परेशान होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ईमू की नजर फॉरेस्ट के अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे तक जा चुकी है। यहाँ पे रॉक्स बोलता है ईमू ये मत बोल दियो मेरे को, अब तू जो सोच रहा है मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा अगर तूने मेरी फैमिली की तरफ आंख भी उठा के देखी तो। यहाँ पे ईमू बोलता है ओ माय गॉड, एक न्यू डेवी क्लैन की मेंबर और उसका बच्चा जो कि जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर। इतने खतरनाक जीवों को तो छोड़ ही नहीं सकते हम, इनको तो मार देना चाहिए। और यहाँ पे रॉक्स परेशान होना स्टार्ट हो चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, और इसीलिए यहाँ पे रॉक्स अटैक कर देता है ईमू के ऊपर। उसकी
बॉडी को काटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे गार्प भी देख रहा है चल क्या रहा है। यहाँ पे ईमू को जब रॉक्स काट रहा होता है, ईमू यहाँ पे बोलता है अबे तू क्या बोल रहा है, मैं मारूंगा? नहीं भाई, ईमू नहीं मारेगा तेरे बच्चों को, तू मारने वाला है अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को। यहाँ पे रॉक्स बोलता है भाई ये क्या चीज है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। बट यहाँ पे ईमू बोलता है तू अपने पूरे क्लैन का खात्मा करने वाला बनेगा, तू चिंता मत कर, मार अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को। यहाँ पे रॉक्स बोलता है अबे पागल हो चुका है क्या, तू कुछ भी बोलेगा मैं वो करूंगा, सपने में जी रहा है क्या भाई? और यहाँ पे रॉक्स के ऊपर ईमू यूज कर देता है डोमी रिवर्सी, जिसके बाद उसने रॉक्स को मॉन्स्टर बना दिया है और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे उसने डोरी एंड ब्रोगी को बनाया था। और भाई ये लोग अब सारी की सारी बात रॉक्स जो है वो ईमू की सुनने वाला है। तो अब वो जाने वाला है अपनी वाइफ को और ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए। भाई रॉक्स क्या करने वाला है अब यही एंड नोट है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, एक बटन ही तो दबाना है यार। और साथ के साथ वीडियो को हाइप भी किया करो भाई, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब कुछ किया करो यार। चैप्टर के बिगिनिंग नोट के अंदर हमारे को यही बताया जाता है भाई यहाँ पे डोमी रिवर्सी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद एक्जीबैक पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर ईमू अपनी पावर्स का यूज कर रहा है। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट बियर्ड बोल रहा है भाई रॉक्स तेरे को हो क्या रहा है, बता यार मेरे को। यहाँ पे रॉजर यही सोच रहा है कि इस मकड़ी के ऊपर तुम जितने मर्जी अटैक कर लो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो ईमू को मकड़ी समझ रहा है, वैसे है तो वो गंजी चुड़ैल। यहाँ पे गार्प और व्हाइट बियर्ड तो बिल्कुल शॉक हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा भाई रॉक्स के साथ हो क्या रहा है असल में। और यहाँ पे बिग मॉम बोल रही है ये हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है वहां पे जितने भी बड़े से बड़े कैरेक्टर खड़े हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे गंजी चुड़ैल यानी कि ईमू खुद रॉक्स को बोल रहा है कि भाई तू कुछ ज्यादा ही टफ है। और यहाँ पे रॉक्स इसीलिए उसको बोलता है बे गंजी चुड़ैल तू क्या समझ रही है अपने आप को, ह्यूमंस को हल्के में मत लियो तू। और यहाँ पे रॉक्स को समझ में नहीं आ रहा खुद को भी कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो मॉन्स्टर फॉर्म में जा रहा है, बट फिर भी उसका दिमाग अभी तो उसके कंट्रोल में दिख रहा है हम लोग को। अब जो ईमू और रॉक्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है बस उसको एंजॉय करो भाई, मजा आ जाएगा सुन। यहाँ पे रॉक्स ईमू को बोलता है कि डेविड जोन्स जो कि दुनिया का असली राजा था, क्या तू जानता है ईमू उसको? और यहाँ पे ईमू एकदम से पागल हो जाता है। वो रॉक्स को बोलता है बिल्कुल चुप हो जा, कोई राजा वाजा नहीं था वो, एक सेकंड के लिए भी राजा नहीं था वो, और तेरे को पता नहीं है कि फेट क्या था मेरा और डेवी का, तो तेरा इस पे बोलने का कोई हक नहीं है। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है हाँ कोई फेट नहीं है तुम लोग का, कुछ भी नहीं है, और ना ही वो दुनिया का राजा था, पर तू इतना क्यों घबरा रहा है सिर्फ उसके नाम से, सिर्फ उसका नाम लेने तक से। भाई ईमू की ऐसा लग रहा है बिल्कुल फट चुकी है। और यहाँ पे रॉक्स यही बोल रहा है कि जिस दिन जो भी बंदा डेवी की विल को इनहेरिट करेगा उस दिन वो जो वादा है वो पूरा होगा। और शायद से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डेविड जोन्स ही जॉय बॉय है। भाई देखो जिस तरीके से ईमू घबरा रहा है उसका नाम सुनते ही। और यहाँ पे जिस वादे की बात हो रही है हमेशा जॉय बॉय सॉरी बोलता रहता था, कोई वादा तो अधूरा रह चुका है। क्या ये उसी चीज के बारे में बात हो रही है या फिर डेवी भी बहुत अलग एंटिटी है? भाई वन पीस के अंदर कुछ ज्यादा ही अलग चीजें चल रही है इस टाइम पे। यहाँ पे रॉक्स ईमू को बोलता है कि मेरे को सच सच बोलियो तू सबसे ज्यादा किससे डरता है, जॉय बॉय से या डेविड जोन्स से? और यहाँ पे भाई देखो ईमू क्या बोलता है, दे विल नेवर अपीयर अगेन। तो ईमू बोलना चाहता है कि वो दोनों के दोनों, मतलब हमारे को ये बताया जा रहा है शायद से कि वो दोनों अलग अलग इंसान है। और यहाँ पे ईमू बोल रहा है कि वो दोनों के दोनों अब कभी नहीं दिखेंगे हम लोग को, और जो मेरा सपना है वो भी पूरा होगा, पर उसके लिए तेरे को गायब होना जरूरी है डेवी। मैंने बहुत ही तगड़ा एक ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा बड़े शक्तिशाली हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेने का सोच लिया है, और वो बहुत ही जल्दी मेरे कंट्रोल में आने वाले हैं, जिसके बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं वो। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है बे भाई ये मत बोल दियो कि तू एल्बा वाले जायंट्स के ऊपर कब्जा करने वाला है, वहां पे मेरा दोस्त रहता है हराल्ड। भाई यहाँ पे देख लो रॉक्स की और हराल्ड की कितनी फाइट हो चुकी है, स्टिल यहाँ पे रॉक्स हराल्ड के बारे में सोच रहा है, तो भाई दोस्ती हो तो ऐसी। यहाँ पे रॉक्स ईमू को देना तो वार्निंग चाह रहा है, बट इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ईमू के कंट्रोल में जाने वाला है। और यहाँ पे ईमू बोलता है यार एक ऐसा मौका जो कि बहुत ही आसान है अपने हाथ में करना, मतलब एक ऐसा राजा जिसको मैं बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ, यानी कि हराल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ईमू गंजी चुड़ैल बोल रही है वो जाने कैसे देगी उसको। यहाँ पे रॉक्स ईमू को रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे ईमू बोलता है जिस स्टेट के अंदर तू अभी है देवी, अपने सपने को भूल और अपना काम स्टार्ट कर, सब कुछ यहाँ पे तबाह करना शुरू कर दे। यहाँ पे एक्सीबैक बहुत ही जोर की चिल्ला रहा होता है कि भाई ईमू अपनी पूरी पावर लगा रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे रॉक्स करने नहीं दे रहा, बट यहाँ पे ईमू अपनी पूरी जान लगा देता है इस बारी। और यहाँ पे रॉक्स जमीन पे गिर चुका है। बिग मॉम यहाँ पे रॉक्स को यही बोल रही है कि ये गंजी चुड़ैल तेरे साथ कुछ कर रही है क्या ये मकड़ी? और यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिग मॉम बार बार बोल रही है रॉक्स तेरे को हो क्या रहा है यार, बता हमारे को कुछ, बट यहाँ पे रॉक्स को कुछ समझ में नहीं आता। और रॉक्स यहाँ पे
पे यही बोलता है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूं। और यहाँ पे बिग मॉम फिर कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद रॉक्स का डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रॉक्स बहुत ही तगड़े एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और रॉक्स की बॉडी का साइज भी बड़ा हो चुका है, उसके सींग वगैरह सब आ चुके हैं। और इस टाइम पे रॉक्स फुल खतरनाक रेज मोड में आ चुका है। हम सब लोग को पहले ही पता है कि भाई रॉक्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और अब ईमू की पावर्स मिलने के बाद रॉक्स कुछ ज्यादा ही पागल होने वाला है। रॉक्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको बोलता है सारे के सारे यहाँ पे फटाफट से हट जाओ, कि एक लीनिएज या एक क्लैन है जिसको मेरे को पूरी हिस्ट्री में से मिटाना है, और ये रॉक्स की बॉडी से बुलवा रहा है ईमू। और ये जिस क्लैन की बात हो रही है, रॉक्स इस टाइम पे जिसको मारने जा रहा है वो है एरिस और टीज। वो दोनों के दोनों ही डेवी क्लैन के लास्ट मेंबर है, और यहाँ पे रॉक्स का माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रॉक्स उनको मारने जा रहा है। उसके दिमाग में ईमू ने सही से फिट कर दिया है, अब उसका मिशन यही है, सिर्फ अपने ही लड़के को और अपनी ही वाइफ को मारना। तो देखते हैं अब होने क्या वाला है। अब जिसके बाद रॉक्स क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जा ही चुका है, तो भाई वो एकदम से जंप करता है सीधा कायडो की तरफ, और कायडो की नाक के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। भाई यहाँ पे कायडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कायडो बोल रहा है रॉक्स पागल हो चुका है, क्या कर रहा है भाई तू ये। और इतने में ही रॉक्स यहाँ पे कायडो को उठाता है और एक पहाड़ के अंदर उठा के पटक देता है। भाई यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद बिग मॉम कायडो को बोल रही होती है रॉक्स तू क्या कर रहा है, बावड़ा बावड़ा हो चुका है क्या, अपने ही बंदों को मारने में तुला पड़ा है। बट यहाँ पे रॉक्स अपने कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो भाई सबको उठा के फेंकने में मजा आ रहा है उसको, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि बिग मॉम रॉक्स को बोल रही थी तू ये क्या करने में तुला पड़ा है, रॉक्स बोलता है इधर आ बेटे। रॉक्स यहाँ पे बिग मॉम को उठाता है, उसको भी उठा के पहाड़ के अंदर फेंक देता है, और यहाँ पे कायडो और बिग मॉम को तो वन शॉट कर दिया लाइक ऐसे बहुत ही आसानी से रॉक्स ने। है वैसे वो इस टाइम अपने मॉन्स्टर फॉर्म में, पर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि अब रॉक्स जा रहा है व्हाइट बियर्ड की तरफ। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको बोलता है भाई रॉक्स एक बात बता, हम लोग तेरे रास्ते में आ रहे हैं क्या, तू हम लोग को क्यों उठा उठा के फेंक रहा है। रॉक्स बोलता है हाँ तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। जिसके बाद रॉक्स एक बहुत ही तगड़ी स्लैश मारता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, बट व्हाइट बियर्ड ऐसा पहला बंदा है जो कि उसकी स्लैश को कंट्रोल कर पाता है। वो अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है और बड़ी मुश्किल से बचाता है अपने आप को, और इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा क्लैश होता है कि भाई जो लेफ्ट वाला माउंटेन है गॉड वैली का, वो ही पूरा का पूरा टूट चुका है। तो तुम सोच सकते हो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे लड़ाई के लिए। और ऐसा हम लोग को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि व्हाइट बियर्ड क्यों टॉप टियर का कैरेक्टर है। भाई ये बिग मॉम और कायडो से तो ऊपर दिखाया गया व्हाइट बियर्ड। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड ने भाई रॉक्स के अटैक को रोक दिया। मरीन्स वाले और पायरेट्स वाले यहाँ पे आपस में चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई भागो यहाँ से फटाफट, और भागो इसीलिए क्योंकि व्हाइट बियर्ड और रॉक्स का जो अभी अभी क्लैश हुआ उससे पहाड़ पूरा नीचे गिरने वाला है इन लोग के ऊपर, तो इसलिए भागने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरफ तो पहाड़ गिर रहा है, दूसरी तरफ रॉक्स फटाफट से भागता हुआ जा रहा है ब्लैक बियर्ड और एरिस की तरफ, ताकि वो डेवी क्लैन को खुद मिटा सके। और ईमू का यही सपना है, डेवी वाले क्लैंस के बंदों को डेवी क्लैन के बंदे से ही मरवाना। अब यहाँ पे सीन आता है मरीन्स की तरफ, जहाँ पे मरीन्स वाले आपस में एक दूसरे को यही समझा रहे हैं कि हम लोग के पास बहुत सारी बैटल शिप्स है, तो अपनी अपनी जो भी शिप है उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ताकि एकदम से सारी एक साथ ना फट जाए। मतलब लड़ाई तो चली रही है ना गॉड वैली के ऊपर। अब यहाँ पे हमको सीन दिखाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट का, और यहाँ पे हमारे को बस यही बताया जा रहा है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो लोग भाई मरीन्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मरीन्स वालों से छोटी सी भी गलती हो जाती है, सेलेस्टियल ड्रैगन सीधा उनको यही बोलते कि हम लोग तुम लोग सबको मरवा देंगे अगर हम लोग को कुछ भी हुआ। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि सेलेस्टियल ड्रैगन वाले तुम सबको पता ही अपने आप को ऊपर समझते हैं, और यही दिखाया जा रहा है। सीन आता है साउथ वेस्ट कोस्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर पायरेट्स है, और रेलिक ने अभी भी शकी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। रॉजर पायरेट्स रेलिक को यही बोल रहे होते हैं कि भाई रेलिक जल्दी से फटाफट शिप के अंदर चढ़ यार, निकलना है हम लोग को यहाँ से। और रेलिक यहाँ पे रॉजर के बारे में सोच रहा होता है, वो यही बोल रहा होता है रॉजर भाई सेफ रहियो यार, पता नहीं क्या चल रहा है भाई आइलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे रॉजर पायरेट्स ने इतना सारा ट्रेजर चुरा लिया कि ये सारे के सारे वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं, भाई इतना सारा ट्रेजर आ चुका है अब तो हमारे कब्जे के अंदर। और यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ड्रैगन यहाँ पे गम मना रहा होता है, वो घुटनों के ऊपर बैठा पड़ा है, उसने सर अपना जमीन के अंदर लगा रखा है, और ड्रैगन यहाँ पे इसी चीज का गम मना रहा है कि यार वो एक बच्चे को भी नहीं बचा पाया। असल बात तो ये है कि भाई शैंक्स ट्रेजर बॉक्स के अंदर जा चुका है, वो रॉजर पायरेट्स की शिप के अंदर तक पहुंच चुका है, और वो बच्चा बचने वाला है, वो एक बहुत ही तगड़ा लेजेंडरी पायरेट बनने वाला है। यहाँ पे ड्रैगन गम मना रहा होता है वैसे तो, बट यार वो बच्चा बच चुका है। पर ड्रैगन अभी भी यही सोच रहा है कि वो बच्चा आखिरकार गया कहाँ होगा यार, कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया होगा। यहाँ पे सीन आता है इवानकोव की तरफ, जो कि कूमा को बोल रहा होता है भाई कूमा बहुत हो गया यार, तूने बहुत लोगों की जान बचा ली, अगर अब हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो भाई हम लोग ही फंस जाएंगे और किसी को बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे गिनी और इवानकोव कूमा को बुला रहे हैं, और कूमा हाफता हुआ आ रहा है, वो यही बोल रहा है कि यार अभी भी पायरेट्स के ऊपर और लोगों की जान को भी मैं बचा सकता हूँ। यहाँ पे कूमा
कूमा को कोई तो दिखता है। सीन कट के आता है रॉक्स पायरेट की तरफ, जहाँ पे जॉन बोल रहा होता है, बे यार ये गांजुई ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। और यहाँ पे गांजुई शिकी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि एक ऐसा आइलैंड जिसके ऊपर पूरी तबाही मची पड़ी है, भाई यहाँ से भागने का रास्ता किसी को कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शिकी भाई एक शिप के ऊपर बैठ के जा रहा है, उसने ट्रेजर को चुरा लिया है। मतलब दो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदे हम इस टाइम पे देख सकते हैं आइलैंड के ऊपर, शिकी और रेलिक। भाई शिकी खजाना चुरा के भाग गया और रेलिक शैकी को चुरा के भाग गया। और शिकी यहाँ पे हंसता हुआ जा रहा है और वो गांजुई को बोल रहा है, अबे तू ही समझता है क्या अपने आप को स्मार्ट। यहाँ पे सीन मरीन्स की तरफ आता है, जहाँ पे मरीन्स वाले अपनी सारी यूनिट्स को बोल रहे हैं फटाफट करो भाई, हम लोग को और स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आग लग रही है और अगर किसी को भी रुक के चोट लग गई तो भाई उठाना पड़ेगा उन लोग को स्ट्रेचर के ऊपर, तो इसीलिए उनको और जरूरत है। और सबको यही समझाया जा रहा है फटाफट यहाँ से निकलो वरना तबाही मच जाएगी। अब यहाँ पे जो रॉक्स है वो एरिस और टीच तक कैचअप कर चुका है, मतलब वो उन लोग के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और यहाँ पे एरिस टीच को देख लेती है और यहाँ पे एरिस फाइनली रॉक्स को देख लेती है। वो रॉक्स को देखकर बोलती है, अब यार तेरे फॉर्म को क्या हो गया, तो इसका मतलब तू हार गया एग्जीबैक। और यहाँ पे एरिस गम मना रही होती है, वो एग्जीबैक को सॉरी बोल रही होती है और वो ये बोल रही होती है कि सिर्फ हम लोग को बचाने के लिए तू उस मॉन्स्टर क्रिएचर से भिड़ गया और इसीलिए अब तेरा ये हाल हो चुका है, बट यार तू बहुत जल्दी हार गया। यहाँ पे एरिस यही सोच रही होती है कि उनको अब समुद्र के अंदर कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा। आइलैंड के ऊपर रहे तो रॉक्स मार देगा और अगर कहीं और गए तो पता नहीं इनका क्या होने वाला है। यहाँ पे एरिस को लगता है कि उनको तैर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो डेवी क्लैन का लास्ट मेंबर है यानी कि टीच, उसको तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एरिस बार बार इसी चीज को बोल रही होती है, जिसके बाद मरीन्स वालों को भी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। यहाँ पे एरिस और टीच के पीछे रॉक्स होता है, जो कि भाई उनको स्लैश मार के खत्म करने वाला है। और उन लोग के बिल्कुल सामने मरीन्स की शिप है जो कि अंधाधुंध फायर कर रही है। तो तुम सोचो पीछे से रॉक्स मार सकता है, आगे से मरीन्स वाले मार सकते हैं, करे क्या भाई, समुद्र के अंदर कूदना ही पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पे इतने में ही एक बहुत ही तगड़े पैनल के अंदर हम लोग देखते हैं कूमा फटाफट से जंप मारता है, वो एरिस और टीच को अपनी एबिलिटी का यूज करके यहाँ से गायब कर देता है दूर भेज के। इससे पहले रॉक्स जो अपनी बहुत ही तगड़ी स्लैश मारने वाला था एरिस और टीच को खत्म करने के लिए, वो मारता इससे पहले कूमा अपने आप को भी टेलीपोर्ट कर लेता है अपनी एबिलिटी का यूज करके। और यहाँ पे जैसे ही कूमा वो करता है भाई, वो स्लैश और अंधाधुंध फायर बहुत ही गंदे तरीके से उस जगह पे पड़ते हैं, जिसके बाद कूमा ने फाइनली ब्लैक बियर्ड को बचा लिया है। अब हमें नहीं बताया गया कि भाई ब्लैक बियर्ड और एरिस किधर गए, बट हाँ यहाँ पे वो लोग फाइनली बच चुके हैं। अब मेरे हिसाब से सबको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई ब्लैक बियर्ड और एरिस मर चुके हैं, क्योंकि यार कूमा ने जो भी किया कूद के, वो चीज हर किसी के दिमाग में तो नहीं आ सकती, तो सबको लगा होगा वो लोग मर चुके हैं। और यहाँ पे ईमू बोलता है, जिसके बाद डेवी मेरी बात को सुन, इस आइलैंड के ऊपर जितनी भी लाइफ अब बची है, जो भी लोग है सबको खत्म कर दे और सबको मार दे। तो यहाँ पे मरीन्स वाले वाइस एडमिरल गार्प को बोल रहे हैं, यार फटाफट करो, यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और गार्प यहाँ पे बोलता है, भागने की अगर किसी को जरूरत है तो वो तुम लोग हो भाई, फटाफट रास्ता ढूंढो और निकलो यहाँ से। मुझे क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये सोचो कितने बच्चे हो आइलैंड के ऊपर, फटाफट निकलो यार यहाँ से तुम लोग। यहाँ पे रेलिक और गबान यही सोच रहे होते हैं कि भाई रॉजर है कहाँ पे तू। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर यही बोल रहा होता है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और यहाँ पे रॉजर उन लोग को यही बोल रहा होता है कि भाई सिर्फ एक बार कॉन्टेक्ट करना मेरे को, बाकी तुम फटाफट निकलो सारे के सारे यहाँ। और यहाँ पे जो भी बचे कुछ पायरेट्स बचे पड़े हैं, रॉक सबको काट पीट रहा है, सबको उड़ा दे रहा है आइलैंड के ऊपर जितने पायरेट्स बचे पड़े हैं। और यहाँ पे किसी पायरेट को ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉक्स कर क्या रहा है। वो लोग यही बोल रहे हैं, यार रॉक्स को रोको फटाफट, उसकी अपीयरेंस को क्या हुआ किसी पायरेट को ये समझ में नहीं आ रहा। और रॉक्स यहाँ पे सबको काटने पीटने में लगा पड़ा है। अब यहाँ पे हम उस बैटल को विटनेस करने वाले हैं जिसका हम वन पीस फैंस सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या तुम ये बोल लो गॉड वैली की सबसे तगड़ी फाइट, रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प। और सबको यही पूछना था कि भाई ये फाइट हुई तो हुई कैसे। इस वाले पेज के अंदर हम लोग को ये भी पता लग जाएगा कि ये फाइट हुई क्यों, और साथ में जो ये फाइट है खतरनाक वाली, बस अब ये बिल्कुल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे गार्प और रॉजर दोनों के दोनों ने ये चीज तो सोच लिया कि इन लोग को अब मिलके ही फाइट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों सांस लेते हैं पहले आराम से, जिसके बाद ये रॉक्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। ईमू को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई डेवी कहाँ पे है, तो एकदम से पता नहीं क्यों डेवी करके बोलता है। अब यहाँ पे रॉक्स, गार्प और रॉजर दोनों के सामने आ चुका है। भाई इस टाइम पे बिल्कुल जो हमारे को मेन चीज देखनी है वो होने वाली है। गार्प यहाँ पे बोल रहा होता है तेरा अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही बदल चुका है, और रॉजर भी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि मैं तब तक रुका नहीं रहूंगा जब तक तू मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करेगा, तो अब तो तेरे से फाइट लेनी ही पड़ेगी। एग्जीबैक यहाँ पे बोल रहा होता है, मतलब उसके मुंह से आवाज में नहीं आ रही, बट गार्प एंड रॉजर अपने हेड के अंदर सुन पा रहे होते हैं उसको। एग्जीबैक बोलता है रॉजर
गार्प। और यहाँ पे पता नहीं भाई क्या होता है, रॉक्स ने अपने मुंह से कुछ बोला भी नहीं है और रॉजर कुछ सुन पा रहा है, वो यही बोल रहा होता है ये कौन सी आवाज है। और शायद से हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि रॉक्स वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके टेलीपैथी से कांटेक्ट कर रहा है रॉजर और गार्प से, ताकि ईमू को इस चीज का खबर ना पड़े। ईमू को थोड़ी पता है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के बारे में। और भाई यहाँ पे यही होता है, एक्जीबैक रॉजर और गार्प को अपने मन से कांटेक्ट करके बोल रहा है प्लीज भाई प्लीज मेरे को मार दो यार, समझो मेरी बात को। और यहाँ पे रॉजर यही बोल रहा होता है भाई क्या अजीब सा मुंह बना रहा है तू ये। और जिसके बाद रॉक्स रॉजर और गार्प दोनों की तरफ दौड़ पड़ता है। अब वो लेजेंडरी बैटल बिल्कुल शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग के अंदर भाई जो रॉक्स अपनी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके रॉजर और गार्प से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, वो हमारे को यही दिखाया जाता है। रॉक्स बोल रहा होता है प्लीज भाई प्लीज मेरे को मार दो या मेरे को रोको किसी तरीके से। और यहाँ पे गार्प रॉजर को यही बोल रहा होता है कि तू भी सुन पा रहा है क्या जो ये बोल रहा है। मतलब यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म हो गई, जो भी डी वाले बंदे हैं भाई उन लोग के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की पावर है। अब यहाँ पे रॉक्स बिल्कुल रोता हुआ, उसकी आंखें भरी पड़ी हैं और वो रॉजर और गार्प दोनों के ऊपर मॉन्स्टर फॉर्म में अटैक करने आ रहा है। और यहाँ पे रॉजर भी बिल्कुल रेडी है अपनी हाकी वाली स्वॉर्ड को लेके। अब यहाँ पे रॉक्स बिल्कुल अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है रॉजर के ऊपर और रॉजर भी रेडी है। बट यहाँ पे उतने में ही रॉजर यही सोच रहा होता है यार कि जो इसके फेस के एक्सप्रेशन है ना और जिस तरीके से ये रो रहा है और जो ये काम कर रहा है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे फाइनली रॉक्स की पूरी हाकी से भरी हुई स्वॉर्ड, रॉजर की पूरी हाकी से भरी हुई स्वॉर्ड, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा स्वॉर्ड्स का हाकी वाला क्लैश होता है, जिससे भाई एक तरीके से समझ लगा लो कि पूरा गॉड वैली हिल चुका है। और क्योंकि रॉक्स और रॉजर आपस में बिजी है तो इतने में गार्प भाई अपने आप को एक्टिव करता है और वो रॉक्स के मुंह पे दे के पंच मारता है, उसके अंदर भी हाकी भरी पड़ी है। तो तुम सोच सकते हो हमारे को यहाँ पे हाकी का बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे गार्प का पंच इतना तगड़ा था कि रॉक्स का मुंह देखने वाला है भाई पिचक गया शायद। अब यहाँ पे एक तरफ रॉक्स रॉजर से फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ गार्प ने मुंह पे घूसा मार दिया है हाकी से भरा हुआ। बट यहाँ पे रॉक्स को इतना तेज गुस्सा आता है, उसके अंदर से एक ऐसी तगड़ी हाकी का अटैक निकलता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी जान से घुमाता है। और यहाँ पे रॉजर और गार्प कीड़ों की तरह हवा में उड़ रहे हैं, वो दोनों के दोनों पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं और ये लगा लो पहाड़ तक टूट चुके हैं। तुम समझ सकते हो रॉक्स के आगे इस टाइम पे रॉजर और गार्प कुछ भी नहीं लग रहे। हम लोग को रॉक्स की भाई ऐसी पावर स्केलिंग दिखाई जा रही है, सोच भी नहीं सकते कि वन पीस के जो टॉप टियर के कैरेक्टर्स हैं उनको भाई पहाड़ों में फेंक दिया जा रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो रॉक्स का अटैक था, इससे पूरा का पूरा गॉड वैली दहल चुका है। मरीन्स वाले और जो भी बंदे आपस में थोड़े बहुत बचे भी हुए हैं सबकी फट चुकी है और यहाँ पे सब घबराए पड़े हैं। रॉक्स के अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो बादल आसमान के अंदर है वो तक कट चुके हैं। और यहाँ पे जो भी लोग गॉड वैली के ऊपर है वो लोग यही बोल रहे हैं अगर अब नहीं निकले ना भाई तो ये लगा लो कुछ भी नहीं होगा, हम यहाँ पे ऐसे ही दफन हो जाएंगे जल के। इतना प्रेशर है भाई रॉक्स के अटैक का, हाकी तक नहीं झेल पा रहे। अब यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स के अंदर यही बात हो रही है कि भाई फटाफट जो भी बचे कुछ हो निकलो यार यहाँ से, कहाँ है रॉक्स की शिप। बट यहाँ पे शिकी बोल देता है कोई वापस नहीं जा रहा क्योंकि रॉक्स पायरेट अब हिस्ट्री बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे शिकी ये डिक्लेयर करना चाहता है कि कोई रॉक्स पायरेट नहीं है, रॉक्स तो निकल लिया भाई यहाँ से क्योंकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए कोई हमारा लीडर ही नहीं है, तो काहे का रॉक्स पायरेट्स, अबे तुम लोग के साथ कौन काम करेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी लोग हैं फटाफट से वो कोस्ट की साइड पे भाग रहे हैं ताकि वो किसी भी शिप में चढ़ के बस बच सके। मरीन्स वाले वाइस एडमिरल गार्प को यही बोल रहे हैं कि जितने भी बंदे थे और जो भी मरीन्स वाले बंदे हैं वो सब के सब अब शिप में चढ़ चुके हैं। गार्प सर फटाफट आओ, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जल्दी से आओ यार। और यहाँ पे रॉक्स के जो पायरेट के क्रू के मेंबर है वो भी यही बोल रहे होते हैं भाई रॉक्स भाई क्या चल रहा है। और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के जो बंदे हैं वो भी रॉजर से यही पूछना चाह रहे हैं रॉजर भाई क्या चल रहा है यार वहां पे, फटाफट आओ ना, निकलना भी तो है हम लोग को यहाँ से। तो गार्प और रॉजर दोनों के दोनों बोलते हैं कि तुम लोग निकलो, हम तुम लोग को समुद्र के अंदर बीच में मिल जाएंगे कहीं पे, हमारा इंतजार करना, निकलो यहाँ से फटाफट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अब कोलैब करने को रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे गार्प और रॉजर दोनों के दोनों अपनी जैकेट्स को उतार देते हैं और यहाँ पे गार्प बोलता है बहुत ही तगड़ी लाइन, वो बोलता है वैसे तो मैं गॉड वैली के ऊपर आया था ताकि मैं रॉक्स रॉजर तुम दोनों के पैर को पकड़ के भूनूंगा, बट यहाँ पे यार चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, सिचुएशन ही चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा है कि मैं तो यार यहाँ पे शैकी को बचाने के लिए और जो भी ट्रेजर वगैरह उसको लेके बस फटाफट यहाँ से निकलने की तैयारी में था। तो यहाँ पे रॉजर बोलता है क्या हम लोग को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा क्या थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे रॉक्स को ऐसा एक्टिव देख के गार्प बोलता है यार वैसे तो मेरे को पता नहीं, बट भाई हम लोग इसको ऐसे हालत में छोड़ भी नहीं सकते, तो आइडिया तो तेरा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। अब रॉक्स यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करने जाता है गार्प के ऊपर, भाई वो पूरा दीवार के पूरा जो चट्टान है वहां पे उसके अंदर ही रॉक्स अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और गार्प किसी तरीके से हवा में उड़ के अपने आप को बचाता है जैसे सुपरमैन हो गार्प कोई। और यहाँ पे गार्प हवा में उड़ रहा है भाई, रॉजर क्योंकि रॉक्स का ध्यान भी भटकाना है तो हाकी का बहुत ही तगड़ा
तगड़ा दूर से स्लैश मारता है और यहाँ पे क्योंकि रॉक्स उससे बचने की कोशिश करे तो उसका ध्यान गार्प की तरफ नहीं जाता और यहाँ पे गार्प रॉक्स की टांग पकड़ के उसको घुमा के गिराने की कोशिश करता है। गार्प अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो यही बोल रहा होता है रॉक्स को वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके, भाई हम लोग को कोई ट्रिक बता यार, हम किस तरीके से तेरी इस वाली फॉर्म को कन्वर्ट करके ठीक करें, जल्दी बता भाई कैसे हो सकता है इस चीज को। अब यहाँ पे क्योंकि गार्प ने रॉक्स को पैर से घुमा के गिरा दिया तो रॉजर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करके सोच रहा होता है कि वो रॉक्स को तबाह कर देगा, बट एकदम से बहुत ही तगड़ी हाकी निकलती है। भाई यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है कि रेलिक अभी भी शैकी को लेके भाग रहा है और वो रॉजर को यही बोलना चाह रहा है कि भाई फटाफट निकल यार यहाँ से, क्या फाइट में बिजी हो चुका है तू। और यहाँ पे एकदम से बंदा बोलता है कि भाई बहुत अजीब तरीके की हाकी सेंस हुई है मेरे को अभी अभी। यहाँ पे ग्लोरियोसा गबान के चेप हो रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी शिप में, और तुम्हें लगता है वो मना करेगा। तो यहाँ पे ग्लोरियोसा इन लोग के साथ जा रही है। अब यहाँ पे बिग मॉम और कायडो का सीन हम लोग को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे बिग मॉम कायडो को यही बोल रही होती है कि जो डेविल फ्रूट तूने मेरे से चुराया और जिसकी वजह से तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो इसीलिए तेरे ऊपर मेरा हमेशा कर्जा रहेगा और एक दिन मैं आऊंगी जब मैं तेरे से कर्जा लेके रहूंगी वहां पे। अब तो यहाँ पे कायडो थोड़ा सा बिग मॉम को रोस्ट कर रहा होता है, जिसके बाद कायडो बोलता है मैं एक बहुत ही तगड़ा सा अपना पायरेट्स का क्रू बनाऊंगा जो कि सिर्फ लड़ाई झगड़े के अंदर इंटरेस्टेड होगा, बस मार काट के अंदर। यहाँ पे बिग मॉम कायडो को बोलती है तू जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो गया हो बट इतनी बात को याद रखियो कि तू मेरे को कभी भी नहीं हरा पाएगा। बट यहाँ पे बिग मॉम ने जिसके साथ हाथ मिलाया वो बंदा यही बोल रहा होता है कि यार फटाफट से हमने ट्रेजर को लोड कर लिया, निकलना है भाई यहाँ से, क्या बातें कर रही है तू। और यहाँ पे बिग मॉम कायडो को यही बोलती है कि एक दिन मैं आऊंगी जब तेरे से कर्जा लेके रहूंगी। यहाँ पे कायडो बोलता है कि जब तू आएगी मैं तेरे को ही मार दूंगा, बात खत्म है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को भाई वापस से रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प के ऊपर लेके जाया जाता है, जहाँ पे रॉजर बस उस अटैक को करके रॉक्स को खत्म करने वाला था। रॉक्स ने उल्टा गेम खेल दिया है, रॉक्स ने उन दोनों को दोबारा से उड़ा दिया है। यहाँ पे सीन आता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, जिसके पास एक बंदा आया। अब भाई ये बंदा मार्को का फादर है जिसका नाम है पोलोग्राम, और पोलो यहाँ पे बोलता है व्हाइट बियर्ड को कि तूने पूरा का पूरा माउंटेन क्रश कर दिया था व्हाइट बियर्ड। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको बोल रहा होता है तू कौन है, तो यहाँ पे वो बताता है कि वो पोलो पायरेट्स का मेंबर है, मतलब लीडर है। और यहाँ पे वो यही बोल रहा होता है व्हाइट बियर्ड को कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरा पूरा का पूरा क्रू अब खत्म होने वाला है, तेरे को शिप की जरूरत होगी और साथ ही की भी, मैं तेरा बहुत ही अच्छा और बड़ा फैन हूँ, तो ऐसा कर तू मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ले। बट यहाँ पे हम लोग को लगा था कि व्हाइट बियर्ड शायद से इन लोग के साथ निकल क्या होगा, बट व्हाइट बियर्ड यहाँ पे बोलता है चल चल मेरे रास्ते से निकल, मेरे को काम करने दे अपना, मेरे रास्ते में मत आ। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा कि व्हाइट बियर्ड करने क्या वाला है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है स्टसी वगैरह का, जो कि यही बोल रही है कि उसका व्हाइट बियर्ड कहाँ गायब हो गया। भाई रॉक्स पायरेट के अंदर किसी को पता ही नहीं है कि उनके मेंबर्स कहाँ पे है, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे एक मरीन्स बैटलशिप के अंदर से आवाज आ रही है जहाँ पे ड्रैगन कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहा है और मरीन्स वाले बंदे बोल रहे हैं ड्रैगन तू ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे ड्रैगन ने एक हाईएस्ट अथॉरिटी का जो इनका मरीन्स का बंदा है उसके ऊपर ही राइफल रख दिया यहाँ पे, और ड्रैगन इनसे कुछ डिमांड कर रहा है मरीन्स वालों से। यहाँ पे ड्रैगन अपने एक बड़े बंदे पे जो कि मरीन्स का बड़ा बंदा है उस पे बंदूक रख चुका है, और यहाँ पे वो उनको धमकी दे रहा है कि जो भी बंदे यहाँ पे बचे पड़े हैं फटाफट से उनको मरीन्स वाली शिप के अंदर घुसवाओ, चाहे वो मरीन्स के बंदे हो या ना हो, हम लोग को जान तो बचानी पड़ेगी, अगर कोई भी बीच में आया सबको उड़ा दूंगा, भाई फटाफट से हेल्प करो इन लोग की। और यहाँ पे जो मरीन्स वाले बंदे हैं वो ड्रैगन को धमकी दे रहे होते कि जो तू ये चीज कर रहा है इसका अंजाम तेरे लिए ठीक नहीं निकलेगा। ड्रैगन यहाँ पे किसी चीज का ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ पे तुम लोग को पता है वो मरीन से निकाल दिया जाएगा और रेवोल्यूशनरी आर्मी स्टार्ट करेगा, उसको क्या करना है मरीन्स में रह के। खैर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है रेलिक और गबान का, जो कि वापस से आइलैंड के ऊपर जा रहे हैं, और क्योंकि बहुत ही तगड़ी हाकी उन लोग को सेंस हुई थी तो यहाँ पे वो रॉजर को देखने जा रहे हैं कि रॉजर ठीक तो है ना। तो यहाँ पे रेलिक और गबान भी रॉजर पायरेट्स जो भी बच्चे कुछ है उनको बोल देते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, हम भी बाद में आएंगे। तो रेलिक और गबान भी आइलैंड के ऊपर ही है अभी। और यहाँ पे सैटर्न के अंदर जो कि ईमू बैठा पड़ा है, वो शायद से किसी शिप के अंदर चढ़ चुका है अब, और ईमू शायद से यही ऑर्डर देना चाह रहा है मरीन्स वालों को और सबको। इस बात को ध्यान रखना, ये चीज सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो, और हिस्ट्री के अंदर भी, कि ये आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब ये आइलैंड कुछ था ही नहीं कभी। और तुम लोग को पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के कारनामे, वो वन पीस की जो भी हिस्ट्री है और जो भी वो लोग कांड वांड करते हैं उन सबको वो मिटा देते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे को नरेटर यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी मरीन्स के बंदे हैं G11 वाले और CP6 वाले लोग ने स्टार्ट कर दिया अपने काम को, मतलब जो ईमू ने बोला है कि कुछ भी यहाँ का बचा कुचा नहीं होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे हंटिंग का इवेंट हुआ है और जो भी सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपने कारनामे करे हैं, मरीन्स ने करे हैं, ईमू ने करे हैं, सबके सबकी हिस्ट्री यहाँ से मिटा दी गई है। जो भी लोग, जो भी सिटीजन वहां पे मरे, किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन गायब कर दी गई है। वो आइलैंड कभी एग्जिस्ट भी करता था
उसका साइज क्या था, उसके अंदर कितने लोग रहते थे, क्या पॉपुलेशन थी, सब कुछ वहां पे बर्बाद कर दिया जा चुका है और सब कुछ हिस्ट्री से मिटा भी दिया जा चुका है। मतलब इस टाइम पे अगर तुम बोलोगे गॉड वैली क्या है, तो वो एक बंजर जमीन है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता और वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये काम करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले। और वहां पे आखिर में कितने बंदे मरे, अल्टीमेटली अगर 1 लाख मरे, 50,000 मरे, तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि तुम लोग को अब सब कुछ दिख ही रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे हर चीज को बस इरेज करना चाहती है। अब यहाँ पे लोग सारे के सारे आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि जो ये ब्लैक मॉन्स्टर है यानी कि रॉक, इसका मरीन से लेना देना है, और क्योंकि भाई ये गलत चीज है तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है। और यहाँ पे रॉक्स, रॉजर और गार्ब की इतनी तगड़ी बैटल चल रही है कि गॉड वैली का एक और पहाड़ अपनी उनकी हाकी से टूट फूट के कट के खत्म हो चुका है। यहाँ पे इस चैप्टर की सबसे खतरनाक, सबसे मस्त और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, रॉजर गार्ब को बोल रहा है अगर तू चाहता है मरीन्स को छोड़ना तो छोड़ दे और रॉजर पायरेट्स को ज्वाइन कर ले। और गार्ब यहाँ पे क्लियरली मना कर देता है। वो बोलता है अगर मैंने मरीन्स को छोड़ दिया तो मरीन्स के बंदों को और नेवी को बचाएगा कौन। तो यहाँ पे गार्ब मना तो कर देता है, बट यार यहाँ पे रॉजर ने इनवाइट दिया, मेरे को बहुत तगड़ा लगा। अब यहाँ पे रॉजर गार्ब को बोल रहा होता है कि ये सारा का सारा काम है वजन का। अब यहाँ पे गार्ब बोल रहा होता है ये मास वजन क्या बातें कर रहा है तू ये। तो यहाँ पे रॉजर बोलता है जो नॉर्मल आर्मामेंट हाकी होती है वो डेविल फ्रूट की पावर को खत्म कर देती है, मतलब अपने अटैक से डेविल फ्रूट की पावर को रोक सकती है। बट यहाँ पे रॉजर बोलता है मैं कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई रॉक्स को कुछ असर ना आ रहा हो। यहाँ पे गार्ब बोलता है तेरी बात बिल्कुल ठीक है कि तू कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा है, बट जो रॉक्स है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्करर हाकी का यूज कर रहा है। तो गार्ब यहाँ पे यही समझा रहा होता है कि वो अपनी हाकी से हमारी हाकी को काट दे रहा है, मतलब उसको कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे गार्ब रॉजर को यही बोल रहा होता है कि हम दोनों को मिलकर एक ऐसा अटैक करना पड़ेगा जिससे हम लोग जो रॉक्स के अटैक का वजन है उससे ज्यादा डैमेज दे। वरना ये लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि अगर हमने इस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करी तो ये हमारे को भाई इतने ब्लोस मारेगा कि हम लोग ही मर जाएंगे। तो हम लोग को अगर बचना है तो एक ऐसा अटैक जो कि रॉक्स को बिल्कुल तबाह कर दे। तो गार्ब और रॉजर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने अंदर की पूरी जान लगा के अटैक को यूज करने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता उस अटैक को यूज करने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इन लोग के ऊपर भी असर आएगा। अपनी पूरी जान लगा देने के बाद अपनी जान भी खत्म हो जाती है, यही बात चल रही है इनकी। फर्क नहीं पड़ता बाद में क्या होगा, बट ये अटैक बहुत ही तगड़ा करने वाले। तो यहाँ पे रॉजर और गार्ब आपस में यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ने इस अटैक को भी सही से नहीं किया तो हम तीनों के तीनों जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। और गार्ब यहाँ पे यही बोल रहा होता है खत्म है, हम इस अटैक को अगर हम नहीं कर पाए तीनों के तीनों का जो भी मकसद है वो नहीं पूरा हो पाएगा। यहाँ पे रॉजर और गार्ब रॉक्स को यही बोल रहे हैं कि यार देख हमें नहीं पता कुछ ऐसे वर्ड जो हम तेरे को बोल के कंफर्ट दे सके या तेरे को सेफ फील करा सके, हमें ये भी नहीं पता तेरे को हुआ क्या है, पर हम लोग को बस एक चीज पता है। इतने में यहाँ पे रॉक्स का हमारे को बहुत ही तगड़ा रोते हुए पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा उन दोनों को कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को फील कर सकता हूं। बट यहाँ पे रॉजर अपना अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। रॉजर यहाँ पे रॉक्स को यही समझा रहा है कि ये रोने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे रॉजर हीनो कागुत्सुचीनो एस नाम का अटैक यूज करता है और गार्ब अपना इन्फिनिटम एक्सप्लोजन, जिसके बाद ये दोनों अपनी पूरी पावर लगा के एक ऐसी हाकी का अटैक दिखाते हैं जिसका सिर्फ पैनल को दिखाने के लिए डबल स्प्रेड पेज का यूज करना पड़ गया है। तो तुम समझ सकते हो ओडा सेंसे ने अपनी पूरी जान दिखाई है यहाँ पे रॉजर और गार्ब, वो लोग के अंदर कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ है। रॉजर और गार्ब इतनी मोटी हाकी निकालते हैं जो कि रॉक्स को भी अब बीट कर दे। और यहाँ पे उस अटैक के बाद जो रॉक्स है वो कुछ भी उस अटैक का जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पे रॉक्स के अंदर की जो भी काली शक्तियां हैं वो सारी की सारी बाहर जा रही है उसकी बॉडी के अंदर से। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, जैसा तुम लोग को पता है, यहाँ पे नरेटर हमारे को यही बता रहे कि अपनी पूरी जान लगा ली, उन्होंने हिस्ट्री को मिटाने की पूरी कोशिश करी, बट जो रॉक्स पायरेट है वो उनका एरा तो खत्म हो गया, बट तुम लोग को पता है वो अभी भी बचे हैं। तो उनकी जान पूरी दुनिया के अंदर गूंजी और क्योंकि सबको उनको पूरा इंसिडेंट पता है, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं से बात तो फैलेगी। और ये चीज इसीलिए हिस्ट्री में हम लोग को दिखाई जा रही है क्योंकि ये बात नजर में आती रही। अब यहाँ पे रॉक्स डी एक्सिबेक जिस क्रू को लेके चल रहा था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट जो उनकी लेगेसी है वो खत्म नहीं हुई। रॉक्स पायरेट्स का एरा खत्म हो गया, बट जो रॉक्स पायरेट्स के एक एक मेंबर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी ही लेगेसी लेके अब पूरी दुनिया को, वन पीस के वर्ल्ड को शेक करते हुए दिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सा लेजेंडरी इंसिडेंट यानी कि गॉड वैली अब तो मानोगे यहीं पे खत्म हो चुका है, क्योंकि रॉक्स का हमारे को बताया जा रहा है कि वो अभी मरा नहीं है। पर यार इसके बाद हुआ क्या होगा, रॉक्स के अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा और लेजेंडरी इंसिडेंट नेक्स्ट चैप्टर और होगा यार शायद से, बट अब खत्म हो चुका है और हम लोग वापस से जाने वाले हैं अब एल्बाफ।